नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आप लोगों का परिचय करवा दूं। जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि ऑल्टरनेट वीक्स पर एक हफ्ते के अंतराल पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हृदय जोशी चर्चा में जुड़ेंगे। और हृदय को आप लोगों ने अलग अलग जगहों पर तमाम उनकी रिपोर्टिंग्स देखी है, एनडीटीवी इंडिया पर उनकी रिपोर्टिंग देखी है, पर्यावरण के मामलों पर आपने न्यूज़ लॉन्ड्री पर भी उनकी तमाम रपटें पढ़ी हैं। तो पर्यावरण और इस तरह के मसलों पर उनकी काफ़ी दिलचस्पी है और काफ़ी पकड़ है। तो स्वागत है हृदय जी चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल। और इसके अलावा हमारे साथ बॉम्बे से जुड़ रहे हैं सुधीर सूर्यवंशी जी। सुधीर सूर्यवंशी पत्रकार हैं और अलहदा मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। डीएनए में, मुंबई मिरर में, फ्री प्रेस जर्नल में रह चुके हैं। फिलहाल असिस्टेंट एडिटर हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस में। और सुधीर जी की एक और पहचान से जुड़ी चीज़ है जिस पर मैं थोड़ा सा बातचीत भी करना चाहूँगा आगे। वो है उनकी एक किताब जो कि बहुत ही दिलचस्प और समय के हिसाब आज के समय के ऊपर फोकस किताब है, चेकमेट, हाउ बीजेपी वॉन एंड लॉस्ट महाराष्ट्र। ये पेंगुइन से आई है, तो इस पर भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम आगे की पूरी प्रक्रिया कर लें। और हमारे साथ हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के साथी हैं शार्दुल कात्यायन। शार्दुल, आपका भी स्वागत। हेलो। जो विषय हैं सरसरी तौर पर उनके बारे में भी मैं चाहूँगा कि शार्दुल हमारे श्रोताओं को एक बार जानकारी दे दें और फिर हम चर्चा में आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस हफ्ते खबरों का भरमार लगा रहा। सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में महंगाई पर बहस के दौरान कहा कि भारत में मंदी या स्टैगफ्लेशन के आने का तो सवाल ही नहीं उठता। उनका कहना था कि विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी में होने के बावजूद भारत में ऐसा होने की संभावना शून्य है। तो ये बड़ी अजीब बात है। पर उन्होंने ये भी कहा कि चीन के 4000 बैंकों के दिवालिया होने की खबर है, लेकिन भारत के बैंकों का सकल एनपीए कम हो गया है। तो संसद से ही दूसरी हेडलाइन में सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 2017 से 2022 के बीच 9 टीवी चैनलों के प्रसारण को रोका गया कार्यक्रम और विज्ञापन नियम के उल्लंघन के लिए। और ये भी बताया कि मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 में 94 यूट्यूब चैनलों और 19 सोशल मीडिया वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे जी। एक और प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बार्क को, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को, न्यूज़ रेटिंग दोबारा शुरू करने की सलाह या शुरू करने के लिए कह दिया था। तो फिर से अब न्यूज़ रेटिंग शुरू होने वाली है, शुरू हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 1 अगस्त को संजय राउत को 9 घंटे तक उनके घर पे पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जी। उनकी गिरफ्तारी हुई है एक घोटाले के अंदर जिसका नाम है पाटरा चौल भूमि घोटाला, जिसमें करीब 1034 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी इसी हफ्ते, जिसमें एक महिला गवाह हैं स्वप्ना पाटकर, उनका ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो उन्हें फ़ोन पर धमका रहे थे। तो गवाह को धमकाने के आरोप में इस मामले में ईडी ने उनकी पत्नी और 2 साथियों की करीब 11.25 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच करी है। और आज सुबह ही ईडी ने बताया कि उन्हें 2 करोड़ से थोड़ा और ज़्यादा रुपए के अतिरिक्त पैसे मिले हैं। तो आज हम इस पर बात भी करेंगे। ठीक बात। तीसरी हेडलाइन साउथ चाइना सी से। चीन ने ताइवान के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तटों के आसपास करीब 11 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा। जापान ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 5 चीनी मिसाइलें उसके इलाके में भी गई थीं और उनके समुद्री इलाके में। और चीन ने ये मिसाइलें अपने सैन्य अभ्यास के दौरान चलाईं जो उसने चालू किया था अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक और इस हफ्ते बड़ी घटना हुई। 31 जुलाई को जो बाइडेन ने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक ड्रोन स्ट्राइक में
अलकायदा के प्रमुख आयमन अल जवाहिरी को उन्होंने मार दिया काबुल में जी। और जवाहिरी एक बड़े आतंकवादी थे, प्रतिष्ठित आतंकवादी थे और उन्होंने अलकायदा की शुरुआत भी ये कहने के लिए शार्दुल को और शार्दुल के बहाने न्यूज़ लॉन्ड्री पर टारगेट किया जा सकता है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह को टारगेट किया गया था ओसामा जी कहने के लिए। वो प्रतिष्ठित इसलिए थे क्योंकि वो 80 से थे, उन्होंने अलकायदा की शुरुआत भी की, तो ये बड़ा टारगेट था जो अमेरिका ने मार गिराया। अच्छा, ये भी खबर है कि इनफैक्ट तजिकिस्तान में जो अफगानिस्तान के राजदूत हैं उन्होंने बताया कि इसमें हक्कानी परिवार के भी कई लोग मारे गए। अच्छा। और जिन्हें नहीं पता, हक्कानी नेटवर्क तालिबान का सबसे प्रभावशाली और आक्रामक गुट है और इस समय उसके नेता सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, तो उनके बेटे और दामाद के मारे जाने की खबर है। लोकल खबर में दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति को फिलहाल वापस ले लिया और अब फिर से सरकारी दुकानों पर से ही शराब मिलेगी। और इसका कारण है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार की जो नई आबकारी नीति थी उसकी सीबीआई जांच की मांग की। इस पर भी हम आज थोड़ी सी समय मिला तो चर्चा करेंगे। शराब वाली नीति और शराब का जिक्र आते ही शार्दुल फिर से मुस्कुराने लगे। नहीं, मेरा गला भर आया। एक इम्पॉर्टेंट खबर संसद से आई कि भारत के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा बिल को सरकार ने संसद में वापस ले लिया। ये दिसंबर 2019 में पेश किया गया था और इसके वापस लिए जाने का कारण है कि संसदीय पैनल, पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें 81 संशोधनों को रिकमेंड किया था। तो और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नया बिल जब आएगा तो उसको फिर से विमर्श के लिए जनता के बीच रखा जाएगा। देखते हैं क्या होगा। सरकार का ये कहना है कि भाई बहुत अभी उतना पुख्ता नहीं है, उसमें और भी स्टेक होल्डर्स से बातचीत की ज़रूरत है और उसको बहुत सारे उसमें लूप होल्स से जिनको प्लग करने की ज़रूरत है उनको ठोस बनाने की ज़रूरत है। बहरहाल ये बहुत नुकसान और चिंता की बात है। कोशिश करेंगे अगर हमारे पास समय रहा तो इस पर भी एक एक प्रतिक्रिया लेंगे। हाँ, आप लोगों की। हमने इस पर पहले भी बात तो की ही है। एक आखिरी खबर गुजरात से, बहुत ही अच्छी खबर नहीं है, इनफैक्ट बहुत दुखदाई है। मोरबी ज़िले के साकड़ा गांव में ओबीसी समाज के बच्चों ने मिड डे मील खाने से मना कर दिया क्योंकि एक दलित महिला, वहां पर मिड डे मील बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी एक दलित महिला को। और उससे ज़्यादा अचंभित करने वाली बात है कि उनको प्रशासन ने, प्रिंसिपल ने, माँ बाप को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी अड़े हुए हैं इस बात पर और वो राज़ी नहीं हैं। ठीक बात। एक और ख़बर मैं इसमें बस जोड़ना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक बयान दिया है। इसके मुताबिक नो मैनुअल स्कैवेंजर्स इन इंडिया, बट 330 लोगों की मौत हुई है 2017 के बाद से सीवर्स में सफाई के दौरान, 17 से 21 के बीच में। तो ये एक बड़ी ख़बर है, एक बड़ा स्वीकारोक्ति है सरकार की, विरोधाभास भी है। हाँ, तमाम दावों के बाद, तमाम कानूनों के बाद और लोगों की मौत सीवर और सफाई कर्मी के दौरान हो रही है अभी भी। दूसरा ये है, हृदय, मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा अगर हृदय से और सुधीर से, क्योंकि आप दोनों लोग दो अलग अलग इलाकों को देख रहे हैं, उत्तर का और ये घटना बार बार सामने आती है हमारे कि जो भोजन माता जिसको कहते हैं, जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने का काम करती हैं, वो महिलाएं अगर वो समाज के निचले तबके से हैं, दलित हैं, तो बच्चे इनकार कर देते हैं उनके। और ये घटना, ये जिसका जिक्र गुजरात से किया शार्दुल ने, ऐसी घटनाएं बार बार आती हैं। इस समस्या की जड़ में अगर हम देखें तो बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है जहाँ पे, इसका मतलब है कि बच्चों को उन घरों में, अपने घरों में, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने लोग, भाई बहन, उनसे जात की शिक्षा सबसे पहले मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। इसके बाद समाज बीच की बारी आती है, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे अगर जात के नाम पर किसी के हाथ से खाने और इन सब चीज़ों को बरतते हैं तो आगे जाके उनके अंदर ये भावना और मजबूत ही होनी है। देखिए, आपने मुझसे सवाल पूछा है और ये शुरुआत करने से पहले मैं सुधीर जी का भी अभिवादन करूंगा। उनके साथ पहली बार मैं जुड़ा हूं उनके किसी कार्यक्रम में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस इलाके से मैं आया, जहां मेरी परवरिश हुई, उत्तराखंड के इलाके में, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वहाँ गांव में बहुत कास्टिस्ट माहौल रहा है, अपर ब्राह्मणिकल जो कास्टिज्म है। तो मुझे आश्चर्य नहीं होता जब कोई
नया लड़का वहां शादी करके जाता है, अगर वो अपर कास्ट का है, तो कोई दलित महिला जो बेचारी बहुत बूढ़ी है वो उसके पैर छूती है बहू के। ये प्रथा वहां पर मतलब बिल्कुल सामान्य बात है कि एक दलित बुजुर्ग महिला एक यंग लड़की, अगर कोई लड़का शादी करके आया है वो अपर कास्ट है, उसके पैर छूती है। तो ये तो है कि बहुत गहरा इंट्रेंच्ड है बहुत। और अगर जैसे एक डॉक्यूमेंट्री है अनटच्ड, अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें शुरुआत में ऐसी स्थिति है, बच्चे खेल रहे हैं और एक दलित महिला का घर है, अगर आपने देखी हो तो उसकी शुरुआत ही इस शॉट से, इस सीन से होती है डॉक्यूमेंट्री की, कि वो कहते हैं कि अंदर वो पूछता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उससे कि आप अंदर जाओगे बच्चों से, तो बच्चे कहते हैं नहीं अंदर नहीं जाएंगे। वो कहते क्यों? तो उसकी ओर इशारा करके कहते हैं क्योंकि हम गंदे हो जाएंगे अगर इस महिला ने हमें टच किया। वो महिला हंसते हुए बता रही है कि यहाँ की रियलिटी है उधर ही, और ये हमने देखा है। तो मुझे ऐसा कोई, और ये सिर्फ एक गुजरात की बात क्यों, अगर आप तमाम जगहों में जाएं तो ऐसी घटनाएं पहले भी आई हैं। अफसोसजनक है, स्थितियां बेहतर हुई हैं, ऐसा नहीं है कि स्थितियां पहले जैसी ही हैं, जैसे आज से मैंने बताया कि 20-25 साल पहले थी। स्थितियां बहुत बदली हैं, पर कभी कभी ऐसी जो कहानियां हैं अभी भी बाहर निकल के आती हैं, इससे पता चलता है कि बच्चे वही सीख रहे हैं जो उनके माँ बाप उन्हें घर में बात करते हैं। एक्चुअली वही मैं कहना चाह रहा था कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो, क्योंकि ये काम अगर बच्चों के अंदर से आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम एक और पीढ़ी के लिए अभिशप्त हो गए उस समस्या, उस बीमारी, उस गंदगी से। सुधीर जी, पहली दफा आप सब लोगों का धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। और रुद्रनाथ जोशी जी का तो मैं तो फैन रहा हूँ, उनकी काफी रिपोर्ट एनडीटीवी में उनका आवाज काफी पसंदीदा था मेरे एक जमाने में, अभी सुनने को बहुत कम मिलते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो कहा। जो बात चल रही है जो डिस्क्रिमिनेशन की ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, गुजरात में जो घटना है मिड डे मील की जी, महाराष्ट्र की बात किया जाए तो देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक क्या बोलते हैं ट्रेडिशन से सोशल रिफॉर्म की, डॉक्टर अंबेडकर से लेके महात्मा फुले से लेके शाहू महाराज के तक। जी जी जी। तो यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती, लेकिन बहुत ही कम पैमाने में, छुटपुट तरीके से घटनाएं महाराष्ट्र में होती है। मैं एक बात का जिक्र यहाँ पे करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, काफी लोग सुनते हैं, काफी एजुकेटेड सिविलाइज लोग इसको सुनते हैं। तो शाहू महाराज के जो टाइम था उस जमाने में, बिफोर द इंडिपेंडेंस, उस वक्त शाहू महाराज ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कुछ मानते नहीं थे, और वो पहले इंसान थे इंडिया में, बाकायदा इंडिया में उन्होंने रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई थी। उसके बाद में ब्रिटिशों ने, और फिर बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद में रिजर्वेशन महाराष्ट्र इंडिया में लागू हुआ था जी। शाहू महाराज वाज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग दैट रिजर्वेशन पॉलिसी। उस टाइम के सब तबके को लोगों को इक्वल राइट्स और इक्वल हर चीज मिलने के लिए शाहू महाराज ने एक बार ये जो दलित समाज का जो आदमी था, उन्होंने उनको प्रमोट करते थे हमेशा बिजनेस के लिए, हमेशा व्यवसाय करने के लिए, हमेशा पढ़ाई के लिए। तो एक बार एक दलित आदमी को बताया उन्होंने कि आप कुछ बिजनेस कीजिए, धंधा कीजिए। तो उस दलित आदमी ने एक चाय की टपरी शुरू की थी। तो उस चाय की टपरी को पहला जो अपन गिराई कस्टमर जो बोलते हैं वो कौन था? खुद शाहू महाराज थे, जो एक बड़े कम्युनिटी से, मराठा कम्युनिटी से आने के बावजूद भी उनकी जो सोच विचारधारा थी वो हर एक समाज के लिए साथ में लेने की थी। वो पहला कस्टमर उस आदमी के, दलित आदमी की एक जो चाय की टपरी शुरू की थी, उसका पहले वो कस्टमर थे। उनके जाने के बाद में सब लोग, राजा जा सकता है तो सब लोग वहां पे जाने लगे। वो आदमी का बिजनेस, वो आदमी का जो भी कुछ व्यवहार था वो अच्छी तरह से फ्लरिश हुआ। तो कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में चीजें होती है, ऐसा नहीं कि इंडिया को 50 साल हो गए, घटना होती है, लेकिन उसका इतना बड़े पैमाने, जैसे मिड डे मील देखा जाए तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे रहते। अभी ये छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से बातें करें तो इसका मतलब चीजें कितने घर से शुरू हो रही है, इसका भी एक पता लगता है इस बारे में से। बिल्कुल ठीक बात। और जो तो काफी अनफॉर्चुनेट है, जिसका जिक्र आपने किया वो महत्वपूर्ण बात है कि अगर ऊपर का, जैसे आपने बताया शाहू जी महाराज ने शुरू कर दिया तो बाकी लोग भी मानने लगे, फिर उनके लिए वो मायने नहीं रखता। इसी तरह से अगर घर के अंदर वो संस्कार नहीं होंगे तो फिर आगे दिक्कत होती है। शार्दुल, आपको इसमें कुछ जोड़ना है? एक संक्षेप में आपके टिप्पणी। बस एक छोटी सी बात कि आमतौर पे जब ऐसी खबरें आती हैं तो होता क्या है कि एक तो संख्या इतनी बड़ी नहीं होती। स्कूल में था कि करीब 150 बच्चे थे और 147 हैं, बहुत ही मतलब ओवरवेलमिंग नंबर है। दूसरा कि प्रशासन, प्रिंसिपल, सबके कहने पर भी माँ बाप भी अड़े हुए हैं। तो एक स्टेटमेंट था रिपोर्ट में, मैं पढ़ रहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा प्रशासन को वो करे क्या। तो
अजीब सी बात है। अब ऑफ कोर्स FIR दर्ज हो गई है, लेकिन खेदपूर्वक बात है और क्या है, अफसोसजनक बात है। जी, तो हम आगे बढ़े उससे पहले एक और छोटी सी चीज़ सुधीर जी से उनकी किताब के बारे में मैं जानना चाहूँगा। उनके किताब का जो विषय है, नाम है, वो बड़ा दिलचस्प मुझे लगा, चेकमेट, हाउ बीजेपी वॉन एंड लॉस्ट महाराष्ट्र। अब कहानी में एक और अध्याय जोड़ने की जरूरत लगती है सुधीर जी आपको? हाँ, जरूरत है जोड़ने की, लेकिन उसके पहले हाँ। जैसे अंग्रेजी में कहते कि लेट डेथ सेटल डाउन। अभी भी मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, अभी भी सिंध सरकार रहेगी, कितने दिन रहेगी, ये भी बात चल रही है जी। तो इसकी वजह से जैसे हाउ बीजेपी ओन लॉस्ट द महाराष्ट्र, नाउ टाइम हैज कम अगेन द चेकमेट टू बीजेपी, हाउ टॉपल द गवर्नमेंट एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, वो चीजें हैं। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि बहुत चीजें सेटल होने में टाइम लग रही है, क्योंकि आज भी देखा जाए तो बहुत लोग, जैसे मराठी में एक वर्ड है तड्यात और मड्यात, दिस साइड और दैट साइड, दे आर स्टिल कंफ्यूज। उससे एक अंग्रेजी शब्द है डिलम्मा, ये लोग, काफी लोग डिलम्मा में है अभी भी। शिंदे के साथ गए, गवर्नमेंट बना है, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं है, अभी भी वो क्या बोलते, जो 100% कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए सभी लोग राह देख रहे कब किसको कैबिनेट मिलता है, किसको नहीं मिलता है। उसके बाद में काफी चीजें क्लियर होगी। आज दीपक केसरकर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तो काफी दिलचस्प लेने वाली चीज है। दीपक केसरकर शिवसेना के MLA है, पूर्व मिनिस्ट्री है, और एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता है। उन्होंने कहा, जब सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा था, उस टाइम नारायण राणे ने अननेसेसरी आदित्य ठाकरे के ऊपर एलिगेशंस किया था, उनको ड्रैग करने की कोशिश की थी, और हमने उस टाइम पे बहुत विरोध किया था। प्राइम मिनिस्टर को भी ये बात बताई थी, बीजेपी वालों को ये बात बताई थी। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है, समझ में नहीं आ रहा है अभी वो सिंधे गुट के साथ है, अभी बीजेपी के साथ है, और बीजेपी के मिनिस्टर को ही अभी वो कटघरे में खड़ा कर रही है सब चीजों के लिए। इसलिए जो मैं कह रहा था कि लेट द डस्ट सेटल डाउन, तो इसलिए काफी चीजें ऐसी धुंधली, जैसे बिफोर द डॉन, बिफोर द डस्ट बोलते, वैसी चीजें एक बार वो सेटल हो जाए, फिर बाद में चेकमेट 2 और जो भी कुछ नाम इमर्ज होगा वो लिखने में काफी मजा आएगा। जब तक सब चीजें आपके सामने क्लियर नहीं है, जैसे आप भी रिपोर्टिंग में थे, अभी भी है, हम लोग हैं, बाकी लोग हैं, जब तक कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आती, तो वो कहानी आप सही ढंग से लिख नहीं पाते। बिल्कुल। इसलिए वो कहानी एक बार क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, फिर लिखने में मजा आ जाएगा और लिखने में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक बात। तो हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं, चूँकि बॉम्बे और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात की आपने, और हमारा जो एक विषय है जिस पर हम बातचीत करना चाह रहे थे और जिसके लिए हमने आपसे संपर्क किया था कि भाई आप आएँ, अपनी बातचीत और अपनी जो सूचना है उससे हमारे श्रोताओं को अवगत करवाएं, उसमें उसका हिस्सा बहुत बड़ा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ही थी। और हम देख पा रहे हैं कि संजय राउत, जो कि शिवसेना के एक बड़े कद्दावर नेता और सांसद हैं, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई, उनके परिवार के ऊपर ईडी की रेड चल रही है। अब वो उनको जेल में डाल दिया गया है। तो ये ईडी का जो मसला है और शिवसेना और राउत के साथ जो चल रहा है, संजय राउत के साथ, आप चूँकि वहाँ पर हैं, उसकी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? एक तो ये है कि दो तरह के एक पॉलिमिक्स में बात होती है कि वेंडेटा है, विंडिक्टिव सरकार है, तो वो दुर्भावना से या बदला लेने की नीयत से कर रही, क्योंकि संजय राउत बहुत वोकल थे। जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार थी उसमें सबसे ज़्यादा कोई बोलने वाला या बात कमेंट करने वाला व्यक्ति चेहरा था तो वो संजय राउत थे। तो अब जब स्थितियां बदली हैं तो क्या उनसे उसका बदला लिया जा रहा है? उनको जेल में डाला गया, उनकी संपत्तियों को सील किया जा रहा है, उनके परिवार, उनकी पत्नी को, उनके भाई को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जो ईडी राज मोदी राज में आया है, इसके ऊपर महाराष्ट्र में, शिवसेना में, वहाँ की राजनीति में, वहाँ के पॉलिटिकल गलियारों में क्या चर्चा है? देखो, जैसे आपने कहा कि आप दिल्ली में हैं, तभी भी आपको उसकी भाप लग गई कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। तो इसमें कुछ ज्यादा कहने की बात नहीं है, क्योंकि संजय राउत ही सिर्फ अकेले इंसान नहीं कि उन्होंने कुछ इर्रेगुलर उनके व्यवहार में है, और बाकी बीजेपी के लीडर के जो अकाउंट्स है, बिजनेस है, जो भी कुछ है, उनमें इर्रेगुलरिटीज नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सब में है। मैक्सिमम पॉलिटिकल लीडर्स में बिजनेस जो करते हैं, तो सिर्फ अपोनेंट को ही टारगेट किया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में अभी तक अनिल देशमुख को अरेस्ट किया गया, नवाब मलिक जो एनसीपी के मिनिस्टर थे उनको अरेस्ट किया गया, और
लीडर है संजय राउत, उनको अरेस्ट किया गया। और बाकी बीजेपी के काफी लोग, तो नारायण राणे थे, उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस था, काफी बड़ी केस थी, बाद में कुछ हुआ नहीं। ऐसे काफी लीडर्स है। अभी जो लीडर्स सेना के छोड़कर उद्धव ठाकरे को शिंदे गठ के साथ बीजेपी के साथ गए, जैसे यामिनी जाधव, उनका जो हस्बैंड यशवंत जाधव बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, उनके ऊपर काफी ईडी की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई, काफी चीजें हुई है। उसके बाद में प्रताप सरनाईक को जो एमएलए है, उनके अगेंस्ट में ईडी की रेड हुई, काफी इनकम टैक्स की, काफी प्रॉपर्टी सीज हुई। भावना गवली जो विदर्भ से आती है और शिवसेना की लोकसभा सांसद है, वो भी शिंदे गठ के साथ बीजेपी के साथ है, तो उसके अगेंस्ट में भी ईडी की रेड थी। उसका एक जो सहकारी था, उसको भी अरेस्ट हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ, जो किरीट सोमय हर दिन सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हर चीज बोलते थे, बाद में वो साइलेंट हो गए। तो ये सब चीजें ज्वाइनिंग द डॉट्स और लार्जर पर्सपेक्टिव हम जब देखते हैं, तो ये पता चलता है कि एक ही जो अपोनेंट्स है नॉन बीजेपी, वो भी उनके अगेंस्ट में जो बात करते हैं, उनके अगेंस्ट में जो सरकार बनाई, उनके ऊपर ही टारगेट किया जा रहा है। ये पहली बात है जी। दूसरी बात है, उनको सबको टारगेट नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ लोग है जो हैंड इन ग्लो है, उनको टारगेट किया नहीं जा रहा है, जो होकल है और ज्यादा बीजेपी को डैमेज कर सकते हैं, आरएसएस के आइडियोलॉजी को डैमेज कर सकते हैं, ऐसे लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। छोटे छोटे मसले, जैसे एक ऊके नाम का जो एडवोकेट था नागपुर का, उन्होंने जज लोया और बाकी सब चीजों को ये किया था, तो उनको भी एक जमीन, 1 एकड़ की जमीन जो गांव में 2-4 लाख में मिलती है, उसके ऊपर ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। तो ईडी के लिए कितना अमाउंट का चीज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बंदा क्या करता है और किसके खिलाफ है, वो इंपॉर्टेंट चीज इस सब चीज में उभर के आ रही है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। संजय राउत, और देखा जाए तो 2019 में जब महाविकास आघाड़ी का जो नया एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में हुआ, 2 अलग विचारधारा है और 3 पार्टी की सरकार, उस टाइम में 2 लोगों ने एक नैरेटिव बनाने का, डेवलप करने का काम किया था। एक थे नवाब मलिक एनसीपी की तरफ से और दूसरे थे संजय राउत शिवसेना की तरफ से। उन्होंने रीजनलिज्म के ऊपर और एक नेशनल पार्टी के अगेंस्ट में एक महाराष्ट्र में एक अभूतपूर्व ऐसे एक नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट किया था बीजेपी के अगेंस्ट में। इसलिए 2 विचारधारा की सरकार होने के बावजूद भी लोगों ने उसको पसंद दिया था, उस सरकार को, और अभी तक पसंद था। इसलिए संजय राउत का जेल में जाना इसी का एक हिस्सा हो सकता है। और दूसरी बात, अभी शिवसेना को ब्रेक किया गया है और उनको शिवसेना को ठाकरे माइनस करने का जो लार्जर प्लान, जो एजेंडा है, उसमें वो होने के बाद में दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि संजय राउत जो सुबह शाम बोलते हैं और पार्टी के एजेंडा रखते थे स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, वो जेल में चले जाएंगे तो जो बीजेपी का, जो सेना का वॉइस है, वो वॉइस बंद हो जाएगा। ये सबसे बड़ी अहम बात मुझे लगता है इसके पीछे है। और वही ईडी के जाने के बाद में 2-3 दिन से अब देख रहे हैं कि सेना का जो वॉइस है वो बिल्कुल ही अभी बंद हो गया। जैसे एनसीपी का वॉइस नवाब मलिक थे, वो बंद हो गए। इसलिए दोनों वॉइस जो नैरेटिव बनाते थे, लोगों में बात रखते थे बीजेपी के अगेंस्ट, आरएसएस के अगेंस्ट, वो कंप्लीटली बंद हो गए। और उसके थ्रू उनको एक लार्जर मैसेज बाकी लोगों को भी देना है, देखो भाई, आप बात करोगे ज्यादा तो आपका संजय राउत हो जाएगा, आपका नवाब मलिक हो जाएगा, आपका अनिल देशमुख हो जाएगा। ये चीजें लोगों को एक, क्या बोलते हैं, एक सटल मैसेज भी देने का प्रयास इन संजय राउत के आरएस के पीछे भी है। इसमें इसी क्रम में मैं अगर पूछ सकूं एक सवाल, तो सॉरी सुधीर जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि पहले तो दर्शकों को कहना चाहता हूं कि जो ईडी की जो ओवरवेलमिंग पावर है, अगर उनको समझना है तो उन्हें गौतम भाटिया का आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए, जो बहुत आसानी से उन्हें इंटरनेट पर मिल जाएगा, जो ये बताता है कि किस तरह से ईडी बहुत पावरफुल हो गई है। और वो चिंताजनक बात है। जस्टिस खानविलकर के लेगेसी के आधार पर उन्होंने लिखा है कि उनका जो फैसला था बहुत परेशान करने वाला था। लेकिन मैं आपसे जो सवाल के लिए मैंने अतुल को रोका वो ये कि जब एक दूसरी बड़ी चीज आती है सामने, तो पहली जो चीज है वो छोटी हो जाती है। तो क्या शिवसेना को इस बात का एहसास था कि एक बीजेपी एक बड़ी राइट विंग पार्टी के रूप में वहां पर उभर रही है, जैसे आपने कहा कि वो शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं, तो ये तो शिवसेना की एक तरह से नियति थी उनकी, जिसे कहते हैं आखिरकार यही होना था कि जब आपसे बड़ी राइट विंग पार्टी उपलब्ध है राज्य में, तो फिर वो कब तक टिकते थे? इस बात को समझते थे क्या जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत, और इसीलिए वो इतना संघर्ष कर रहे थे? आगे इनका भविष्य क्या है? बीजेपी के होने के बाद शिवसेना कहां तक रह पाएगी, क्योंकि उसका स्पेस तो नेचुरली वही भरेगी बीजेपी। देखो, एक काफी अच्छा सवाल आपने पूछा जो अभी काफी रिलेवेंट है इस प्रेजेंट सिचुएशन में। देखा जाए तो शिवसेना अभी उद्धव ठाकरे के पास
कम से कम 15 एक एमएलए होंगे और दो चार एमपीज होंगे उनके साथ में। लेकिन सबसे अहम बात है कि उद्धव ठाकरे के फेवर में एक परसेप्शन है महाराष्ट्र में। उन्होंने जो कोविड पीरियड में जो काम किया था 2-2.5 साल में, एक लीडर की तरफ से काम किया था, एक अच्छे लीडर के उन्होंने काम किया था। और लोगों में उनका जो फेसबुक लाइव था, वो लाइव की वजह से क्या था, उद्धव ठाकरे की 2 इमेज थी। आज जर्नलिस्ट मुझे भी, मैं एनालिस्ट करता हूं तो 2 इमेज एनालिसिस करता हूं। उद्धव ठाकरे एज अ पार्टी प्रेसिडेंट शिवसेना के पहले, और उसके बाद में गवर्नमेंट के आने के बाद में एज अ महाराष्ट्र का सीएम। बहुत लोगों का आप पूछे कि सीएम होने के बाद में उनका जो लीडरशिप है एक काफी अच्छी तरह से इमर्ज हुआ, जैसे वो इवॉल्व कहते हैं ना, इस तरीके से इवॉल्विंग हुआ महाराष्ट्र में। और उद्धव ठाकरे, जो कुछ लोग उनको चाहते नहीं थे वो लोग भी चाहने लगे उद्धव ठाकरे के नेचर को। और जो बोलते हैं कि जो नेबर, अपना जो नेबर कैसे चाहिए, तो उद्धव ठाकरे जैसे चाहिए, सॉफ्ट लैंग्वेज में बात करने वाला, अच्छी तरह से समझाने वाला, किसी को हार्म नहीं होने वाला, ये सब टेकिंग केयर करने वाला। तो इसी तरह से उद्धव ठाकरे एक छवि, लार्जर देन इमेज जो बोलते हैं, उस तरह की छवि उन्होंने अपने 2.5 साल में बनाई। लेकिन उस बनाने वक्त उनके जो एमएलए थे उनसे निकल गए, पावर चली गई, ये सब चीजें है। लेकिन उद्धव ठाकरे के फेवर में आज भी महाराष्ट्र में एक परसेप्शन है, सिंपैथी है, कि ये जो आदमी बीमार था, हॉस्पिटल में था, उनके बॉडी के पार्ट मूव नहीं हो रहे थे, उस टाइम पे उसके अगेंस्ट में कंस्पिरेसी किया गया था। उसके बाद में गवर्नमेंट टॉपल किया और दूसरे आदमी को सत्ता बीजेपी ने सौंप दी। इसलिए उद्धव ठाकरे के फेवर में सिंपैथी बहुत है। आप देखा जाए तो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के जो बड़े बेटे हैं, जो घूम रहे हैं, जो विदर्भ में जा रहे हैं, कोंकण में थे, वेस्टर्न महाराष्ट्र में थे, तो उनके रैलीज में काफी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है आदित्य ठाकरे को। देखा जाए आदित्य ठाकरे का कुछ बड़े लीडर नहीं है, तभी भी उनके रैलीज को एक अनएक्सपेक्टेड बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब यह है कि लीडर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, लेकिन जो निचला तबका है शिवसेना का, जो केडर बोलते हैं शिवसैनिक, वो मेरे ख्याल से अभी भी शिवसेना के साथ में, उद्धव ठाकरे के साथ में। ये पहली अहम बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी इलेक्शंस होंगे उस टाइम पे आप देखेंगे असेंबली इलेक्शन में हर जो चुना हुआ आदमी है उसकी जो मार्जिन है, विक्ट्री मार्जिन 2000 से लेकर 10,000 तक, ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक होती है। उस टाइम पे जब एकनाथ शिंदे का आदमी खड़ा होगा, उद्धव ठाकरे का आदमी खड़ा होगा, तो और थर्ड आदमी होगा बीजेपी का, तो 3 लोग हिंदुत्व की वोट बैंक छीनने के लिए खड़े होंगे उस जगह पे। तो उसका मुनाफा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांग्रेस और एनसीपी जहां जहां मजबूत है उनके होने वाला है। जब फॉर एग्जांपल एक तहसील है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पे 2000 वोटों से एक आदमी चुन के आया है शिवसेना का, वो सिंधे गुट के साथ है, वहां पे उद्धव ठाकरे का आदमी नेक्स्ट इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, कम से कम वो 5-10 हजार तो वोट लेगा उद्धव ठाकरे के सिंपैथी के जो से वजह के से। और जो गद्दार, जो ट्रेटर, जो स्टिग्मा लगा है इन लोगों के ऊपर, 40 लोगों के ऊपर, तो उनका लोगों जहन दिमाग में एक उसका असर पड़ा ही है। दूसरी अहम बात, जो 50 करोड़ की जो बात हुई कि हर जो एमएलए उनको मिले, वो बात मिले है न मिले, वो इन्वेस्टिगेशन वो लोगों को पता है। लेकिन ये बात हर तबके में चली गई है कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं, इसके वजह से वो लोग गए हैं। तो लोग सोचते हैं पैसे लेके उधर गए तो हम उनको क्यों सुने। तो उसकी वजह से उनका जो इमेज, जो फैक्टर है ना, वो काफी डैमेज हो गया है। हाँ, तो उसके वजह से जो उद्धव ठाकरे का आदमी जब खड़ा होगा, तो मैं ये नहीं क्लेम कर पाऊंगा कितने लोग उद्धव ठाकरे के चुन के आएंगे, लेकिन मैं डेफिनेटली बता पाऊंगा कि वो सिंधे गुट को और बीजेपी को बहुत डैमेज करने वाले हैं। ठीक बात। आपने बीच में जिक्र किया गद्दार, ट्रेटर का, तो मराठी में उसके लिए हमारे सामने इस पूरे उठापटक के दौरान एक शब्द आया, भंडखोर। ये सही शब्द है? भांडखोर यानी जो हमेशा झगड़ा करके निकल जाता है, अच्छा, उसको भांडखोर कहते हैं। और दूसरी एक यहाँ बात मैं आपको बता पाता, हाँ। जब 1978 में शरद पवार पहली बार सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के बने थे, मेरे ख्याल से एट द एज ऑफ 38, जी। उस टाइम पे जैसे शिंदे ने जो बंड किया था, उसी तरह से उन्होंने बंड किया था। वसंत दादा पाटिल जो कांग्रेस के सीएम थे उस टाइम पे, उनके अगेंस्ट में, और उन्होंने सरकार बनाई थी। तो उस टाइम पे भी पाठित खंजीर खुपसला, मराठी वर्ड है, बैकस्टैबिंग जिसको बोलते हैं, बैकस्टैबिंग। तो वो वर्ड अभी भी 40 साल के बाद भी शरद पवार को
वो हॉन्ट करता है वो वर्ड। 40 साल हो गए। हाँ। पवार और शिंदे का स्टेचर देखा जाए तो काफी डिफरेंट थे। पवार इतने स्टेचर के होने के बावजूद भी उनको वो राजनीति में अभी भी हॉन्टिंग होता है। तो शिंदे और उनके गुण को, वो मेरे ख्याल से वो बैकस्टेबिंग जो वर्ड है, गद्दार और ट्रेटर, वो हॉन्ट होने वाला है। ठीक बात। इसमें हृदय आपको कुछ जोड़ना है, क्योंकि सुधीर जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं ईडी से रिलेटेड। नहीं, बस मुझे इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, बहुत शुक्रिया। मुझे इतना ही बस उत्सुकता रहेगी आने वाले दिनों में कि जो मराठा सम्मान जिसकी बात कर रहे हैं अभी सुधीर जी, मराठा जो गौरव है वो किसके साथ जाके खड़ा होता है? क्या बीजेपी मैनेज करती है उसको, या फिर क्योंकि ओरिजिनल पार्टी तो उसकी शिवसेना ही है, जो मराठा जिस के साथ उदय हुआ, और बाद में क्रिटिसिज्म भी काफी हुआ कि शिवसेना बहुत करप्शन आ गया है। जी। तो एक फिर भी सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है अभी इस समय, क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में ये भी लड़ाई चल रही है कि अब जो शिवसेना का काडर है, जो पार्टी है, जो सिंबल की लड़ाई टेक्निकली, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा पार्टी का शिंदे के साथ जा चुका है, तो वो एक लड़ाई है। और वो लड़ाई किसी भी सूरत में अगर मान लीजिए सिंबल ट्रांसफ़र और पार्टी का और नाम ट्रांसफ़र शिंदे के फेवर में होता है, क्या ऐसी भी संभावना है? तब फिर चाहे जितना भी सिंपैथी हो और उनके प्रति एक अच्छी इमेज हो, अच्छी भावना हो लोगों की उद्धव ठाकरे के प्रति, लेकिन फिर मुश्किल होगी, क्योंकि फिर सिंबल और इतने सालों की बनी हुई पार्टी सब कुछ जीरो से शुरू करने की नौबत होगी। सुधीर जी? नहीं, ये लोग, काफी लोग बोलते हैं कि सिंबल की बात है वगैरह, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखा जाए हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम 24/7 डिजिटलाइज वर्ल्ड में अपने ऊपर हैमरिंग हो रहा है। तो उस जमाने में एक बात थी कि सिंबल लोगों तक जाना चाहिए, काफी लोग एजुकेटेड थे, लोगों को सिर्फ नाम पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए सिंबल उन जहां दिमाग में जाना इंपॉर्टेंट था। ठीक बात। लेकिन जिस वर्ल्ड में अपन रह रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल सुनामी के युग में, वहां पे फेक मैसेज पूरे वर्ल्ड ग्लोबल चला जाता है। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई सिंबल जो किसी को मिलेगा, उद्धव ठाकरे को मिलेगा, वो सिंबल पहुंचाने में उनको तकलीफ ज्यादा, कोई दिक्कत आएगी, मुझे लगता नहीं है। आपको लगता है कि पार्टी खत्म होने के अगर मान लीजिए ट्रांसफर भी हो जाती है, तो उद्धव ठाकरे के सामने और बहुत ज्यादा उसे दिक्कत नहीं है? शार्दुल, ये आपने, सुधीर ने बहुत विस्तार से अपनी बात कही है, जो ये पूरा ईडी का मसला है और जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, तो एक डुअलिटी भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत साफ तौर पर सामने आई है कि इसी में कितने सारे ऐसे लोग शामिल हैं सरकार में जो शिंदे गुट के हैं, जिनके खिलाफ ईडी के चार्जेस थे, या फिर जिनका जिक्र किया अभी इन्होंने कि सुधीर जी ने, कि किरीट सोमैया बीजेपी के नेता, वो हर दिन एक लिस्ट लेके आते थे और उनके खिलाफ आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के, ईडी के केसेस, उन लोगों के जांच उन लोगों के खिलाफ चली, तो वो सब बंद हो गए अचानक से। तो क्या मतलब जनता या तो के ऊपर इतना मूर्ख होने का इतना भरोसा है राजनीतिक दलों को कि वो कुछ लोगों को खिलाफ ईडी का डंडा फटकारते रहेंगे, कुछ लोगों को ईडी से छूट देते रहेंगे, और जनता उनकी बात पर विश्वास करेगी, और वो जनता को ये नैरेटिव ऊपर से पिलाते रहेंगे, घुट्टे पिलाते रहेंगे कि जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? ये पचनीय है ये? देखिए अतुल, आपका जो सवाल है वो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ की तरफ भी जाता है। जनता पे मुझे नहीं पता कि सत्ताधारी दल को भरोसा है या नहीं, लेकिन ये बात सत्य है कि नैरेटिव सब तरफ चलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की बात में एक बात रह गई, ईडी से जुड़ी, जो पिछले हफ्ते खबर थी कि कोर्ट ने कहा कि ईडी को गिरफ्तारी की वजह वो एफआईआर जैसा जो उनका कागज़ होता है वो भी देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए ये ज़्यादा बड़े अचंभे की बात थी। नहीं, उस पर तो हम बात करेंगे। हाँ। तो अब अगर आप महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कहें तो भाजपा के द्वारा या सत्ताधारी दल जहाँ भी हैं आज, और अब जो हम पिछले 8 वर्षों से देख रहे हैं, राजनीतिक इस्तेमाल, ये सत्य है। ईडी चुनाव के दिनों में ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, ये भी सत्य है। अभी जब सुधीर जी बोल रहे थे तो मैंने लिखा है जिससे मैं बता सकूं कि सत्ता के पक्ष के लोगों की तरफ हल्की हो जाती है और विपक्ष की तरफ कड़ी, ये भी सही है। और बंगाल से हमारे सामने उदाहरण है और महाराष्ट्र से हैं कि अगर वो भाजपा में मिल जाते हैं तो उनके केस फिर पीछे रह जाते हैं। लेकिन इन सब में एक बात है ना कि भारत में, और इससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, विपक्ष के कई लोग और कई कमेंटेटर भी ये कह रहे थे कि पहले इतने केस ईडी के नहीं हुआ करते थे। पिछले 8 सालों में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है, करीब 3000 से ऊपर चले गए हैं। पिछले 3 सालों में तो 2 सालों में तो एक्सेप्शनल ही हुआ। हाँ। तो
मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी के नज़रिए से भारत में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, और जनता को लूट कर महन बनाने वाले भ्रष्ट लोग जो हैं उसमें कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए, ये मेरा अपना मत है। अब मैं फिर अपनी उसी पुरानी बात पे घूम के आ जाऊंगा कि इंस्टीट्यूशंस की ना स्वतंत्रता और ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है। उनकी ट्रांसफ़र, उनकी पोस्टिंग, इन सब चीज़ों में जब तक सरकारों का, नेताओं का दखल रहेगा तब तक आपको विश्वास नहीं आएगा, चाहे वो काम सही करें या गलत। सुधीर जी ने एक बात कही जिससे मैं थोड़ा सा अग्री नहीं करता कि भ्रष्टाचार का मैं नहीं मानता कि अमाउंट इम्पॉर्टेंट है, अमाउंट कितना भी हो। और दूसरी बात ये कि कोर्ट ने तारीफ भी की है। अगर आप संजय राउत का मामला देखें तो ये जो मामला है इसमें आज ही सुबह की खबर है कि उन्होंने करीब ज़मीन की खरीद में जो कोर्ट के सामने उन्होंने रखा और कोर्ट ने तारीफ़ की कि आपने अच्छा काम किया। क्या सारी की सारी अदालत अंधी हो गई हैं? या हम ये मान बैठे हैं ठीक है हमें इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं, सत्ता दल पे भरोसा नहीं, और हम करते भी नहीं, लेकिन विपक्ष के नेता भी कोई दूध के धुले तो है नहीं। नेता तो नेता हैं और वो अपनी जेबें भरते हैं। हम सब देखते हैं कि उनके चुनाव के उम्मीदवारी के फॉर्म्स में उनकी संपत्तियां कितनी बढ़ती हैं। तो 1 करोड़ रुपए नकद देना, बैंक ट्रांजैक्शंस में उनकी पत्नी का इतना रहना, ये क्या ये सारी बातें गलत है? सबका सब मैन्युफैक्चर्ड है? या फिर पहले ये था कि सब एक दूसरे की पीठ खुजाते थे, हम आपको कुछ ना कहें और वो हमें कुछ ना कहें, और अभी इनके पास ये मुद्दा है, मौका है, तो वो कर रहे हैं। जनतंत्र की जहां बात आती है, लोकतंत्र की, तो ये बात ठीक है कि लोकतंत्र को फंक्शन करने के लिए ये लोग पूरी तरह से स्टाइफल कर रहे हैं। मेरे दिमाग से हिंदी शब्द निकल गया, बिल्कुल टंगड़ी लगा रहे हैं जनतांत्रिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं और इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन, इस देश को जोंक की तरह चूस कर खा गए हैं भ्रष्टाचारी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी भ्रष्टाचारी, अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। इसमें मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ जो शार्दुल ने कही, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर विपक्ष के नेता भ्रष्टाचारी न होते तो क्या सरकार उन्हें दबा पाती। लेकिन जैसा सुधीर जी ने कहा कि जब आप ऐसा तो है नहीं कि कोई एक जगह भ्रष्टाचारी बैठे हैं या एक जगह भ्रष्टाचारी नहीं है, राइट? तो अब और दूसरी बात जो लेयर सरकार जोड़ रही है वो बड़ी खतरनाक है कि अगर उनके पास कोई आ जाता है तो वो जो है फिर भ्रष्टाचारी नहीं रहता, नंबर 2। नंबर 3, ये ऑप्शन भी खुला हुआ है, और अतुल इस बात को दर्शकों को ध्यान से समझने की जरूरत है कि विपक्षी नेताओं के पास ये ऑप्शन भी खुला हुआ है कि वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते रहें। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ एक थियरी बता रहा हूं कि ममता बनर्जी के पास ये ऑप्शन खुला हुआ है कि वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ राजनीति जो ऊपरी लेवल पर होती रहे और अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम आपको टच नहीं करेंगे, हम आपको टच नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी नेता हैं उनके खिलाफ एक्शन करके ममता बनर्जी की पार्टी और वो बेईमान है इसको करते रहेंगे, और ममता बनर्जी राज्य में कहते रहेंगे कि नरेंद्र मोदी हमारा गला घोंट रहे हैं, राइट? हृदय मैंने इसीलिए वो शुरू में डिस्क्लेमर दिया कि ये सारी बातें सत्य हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक सत्य भ्रष्टाचार भी है। बिल्कुल है, और यही भ्रष्टाचार नहीं है तो इतने पैसे कैसे निकल रहे हैं बंगाल में? इतने पैसे कैसे पार्थ चैटर्जी के घर से निकल रहे हैं अगर भ्रष्टाचार नहीं है? कैसे, अभी हम आगे लिकर पॉलिसी में बात करेंगे, वो सब चीजें हैं। लेकिन ये ऑप्शन जो खोलते रहे हैं, शुरुआत से होता रहा है, पार्टियों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की, ऊपर के नेताओं के बीच में आपस में बातचीत रहेगी और हमला नीचे के नेताओं पर होगा। ये देखना इंपॉर्टेंट होगा क्या उद्धव ठाकरे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि अगर वो मजबूती से खड़े रहते हैं, अपने जो सिपहसालार चाहे जैसे भी हैं भ्रष्ट हैं और राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, तो वो बात तो ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ ठीक है, हम ऊपर नूरा कुश्ती कर लेते हैं और नीचे कुछ लोगों को पकड़ के बेईमानी का भी नाटक करते हैं, और लास्ट आखिर बात इसमें जोड़ने की है कि इंस्टीट्यूशंस को ये इंश्योर करने की जरूरत है कि वो संवैधानिक प्रक्रिया को कम से कम चलने देंगे। आज तक ये, जब मैं कुछ साल पहले मैं समझ रहा था एक स्टोरी के बारे में, तो मुझे एक लॉयर ने समझाया था कि टू एंटर द ईडी इन द फ्रेम इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एन एफआईआर। एक एफआईआर के बिना ईडी सीन में आ ही नहीं सकती। अब ये मुझे नहीं पता ये रूल है या कन्वेंशन है या जो भी है, लेकिन अभी जो जस्टिस खानविलकर का फैसला है जिसके बारे में काफी आर्टिकल लिखे गए हैं, वो स्पष्ट तौर पर जो शार्दुल ने हमें याद दिलाया और मैंने भी शुरू में कहा था, वो ये कि आप एक पूरी प्रोसेस को डिफाई करके कह रहे हैं कि ईडी की जो से सहमत होना एक तरह से कोर्ट के लिए जरूरी हो जाता है उस फैसले के बाद। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है जहां हम इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन परिस्थितियों में ये फैसला दिया है, वहाँ पर एक बड़ी हम अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि उस फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या नहीं, या जजों के खिलाफ नहीं,
उस फैसले के खिलाफ 17 राजनीतिक दलों ने एक साझा पत्र लिखा है और उससे विरोध जताया है। और किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस चीज़ को समझना होगा हमें कि अदालत ने जो फैसला दिया है उससे अल्टीमेटली पर्पस क्या है। सारे इंस्टीट्यूशन, सारे इन सब चीज़ों का मिलके एक कोहेरेंट वे में काम करके, स्ट्रक्चर्ड वे में काम करके और किसी स्वस्थ प्रक्रिया की स्थापना करना, परंपरा का स्थापना करना, जिससे कि आगे की चीज़ें या लोगों के मतलब जो जिसका काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। यहाँ पर दिक्कत ये हुई है कि जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 17 राजनीतिक दलों ने जो लेटर लिखा है या जो विरोध का वो जारी किया है, उसमें ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इंतज़ार करना चाहिए था लार्जर बेंच पे भेज के, और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू उस चीज़ों को समझना चाहिए था। क्योंकि पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात है, जिसके मिसयूज़ की बात है, जिसमें गिरफ्तारी और डिटेंशन और छापेमारी, इन सब चीज़ों को वैलिडेट किया गया है। तो किसी भी लोकतांत्रिक उसमें प्रक्रिया में या उसमें देश में इस तरह के जब अधिकार किसी संस्थान को दिए जाते हैं तो उसके चेक एंड बैलेंस, उसके ऊपर नियंत्रण की संस्थाएं भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। वरना हम देखते हैं कि बहुत अच्छी नीयत से कोई एक छोटा सा कानून बनाया जाता है, पुलिस के हाथ में एक ताकत आती है और पुलिस उसका बेमतलब बेजा इस्तेमाल करने लगती है। उसके आधार पर वसूली और भ्रष्टाचार, वो जो समस्या को दूर करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वही भ्रष्टाचार का एक नया जरिया बन जाती है दूसरे तरीके से। एक बात मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ जी। जैसे हर क्राइम में एक जो एक्यूज रहते हैं उनको एक नेचुरल जस्टिस दिया जाता है, जैसे लेकिन ईडी के जो मामला है उसमें नेचुरल जस्टिस का चीज ही नहीं है। आईपीसी देखा जाए तो आईपीसी में एफआईआर के बाद में जो एक्यूज है उसको एक नेचुरल जस्टिस दिया जाता है कि आपका क्या कहना है हर चीज में। वहां पे ईडी के मसले में नेचुरल जस्टिस चीज है। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब है हर चीज को समझना। हर व्यक्ति जो मेल है, फीमेल है, कौन से कास्ट से आता है, कौन सी पार्टी से आता है, इसका कुछ रिलेवेंट नहीं है। लेकिन वो आदमी को एक वॉइस देने का, उसको एक नेचुरल जस्टिस जो बोलते हैं उसको कहने का एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। लेकिन ईडी के जो लॉज है, खानविलकर ने जो लॉज अभी भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जो मोहर लगाई, उसके बाद में नेचुरल जस्टिस नाम की चीज ही नहीं रही है। तो इसका मतलब ये डेमोक्रेसी के कनेक्टेड है, रिलेवेंट है, ये भी एक सवाल उठा है उससे। देखो भ्रष्टाचारी सब लोग है, लेकिन सबको एक ही पैरामीटर की जैसे एक स्केल से मापा जाए वो ये भी नहीं हो सकता। तो हर चीज में जो लॉ है वो भी सामने वाले को एक्यूज में कुछ बात ऐसे हो जाते हैं कि लॉ चलते रहे। जैसे पार्लियामेंट में ही सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है, उनका कन्विक्शन रेशियो कितना है ईडी का, वेरी मिनिस्कुल कन्विक्शन रेशियो। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस आदमी के ऊपर रेड हो गई उस आदमी को अरेस्ट किया गया वो 100% गुनहगार, ऐसे भी नहीं हो सकता। काफी लोग जेल जाने के बाद में भी रिहा होते हैं। इसमें एक और चीज है, व्यक्तिगत रूप से मतलब मुझे लगता है कि ये बात कहना कि ठीक है भाई कि जो वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से तर्क आता है कि अगर भ्रष्टाचार है नहीं है तो फिर क्या डर है, या फिर इनको खिलाफ मिल रहा है तभी तो कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से जब हम बात मतलब इस तरह के मंच पर जहाँ पर हम अपने तमाम आग्रह दुराग्रहों के साथ अपने को व्यक्त करते हैं, खासकर जब हम पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं तो हमको बहुत ही वस्तुपरक ढंग से स्थितियों को देखने की ज़रूरत है। और वो वस्तुपरक नज़रिया ये है कि ये बात सच है कि आज की तारीख में ईडी का बेजा आज से 20 साल 25 साल पहले तक हो सकता है कि बहुत रेयर मामलों में वो, लेकिन अभी जो है वो की स्थिति है जो आज की स्थिति है, और आज की स्थिति में जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसमें कम से कम तमाम उसके बाद भी ये बात कहने के लिए हमें वो रखनी चाहिए, स्पष्टता रखनी चाहिए कि बुरा इस्तेमाल हो रहा है, बेशर्मी से इस्तेमाल हो रहा है और राजनीतिक विरोधियों को शांत करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये तब भी जायज़ ठहराया जा सकता था जब आपके अपने व्यवहार में, अपने एक्शन में दो तरफा या दोहरापन नज़र नहीं आता, जिसका जिक्र अभी हमने एक बार पहले किया, इसलिए उसको दोहराने नहीं चाहूँगा कि कितने लोगों के खिलाफ आरोप थे, किन के खिलाफ जांच शुरू हुई और बीच में अटक गई और फिर वो गायब हो गई। जिस नारायण राणे का जिक्र किया अभी सुधीर जी ने, इतना बड़ा था और वो कैबिनेट मंत्री बना बैठा हुआ है। तो जब आपके एक्शन में इतना वो होगा तब फिर केवल ये कह देना, और उस स्थिति में ये कह देना भी कम से कम हम लोगों के लिए बहुत ही
इसके अपने निहित खतरे हैं। जब विपक्ष बहुत कमज़ोर हो देश में, तब ये कहना केवल कि नहीं चोरी किया होगा तभी तो हो रहा है, या इनके यहाँ मिल रहा है, ये गड़बड़ है, ये भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं है। लेकिन आपके एक्शन में बहुत संतुलन होना चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए और एक रूपता होनी चाहिए। ये मेरा वो है। कोई हृदय आपका और शार्दुल आपकी कोई टिप्पणी? नहीं, बस बात काफी इसमें हो चुकी है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां एक और हम ये बात करते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ना बहुत जरूरी है और जो कि बहुत जरूरी है, वहीं दूसरी ओर हमें उतनी ही ताकत से ये बात भी रखना चाहिए कि जो न्यायिक व्यवस्था है या जो जुडिशरी है, जुडिशियल प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो किया जाना कितना जरूरी है। जो ये बार बार तर्क दिया जाता है कि अगर आप निर्दोष हैं तो आप अदालत से छूट जाएंगे। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनके परिवारों को चलने में दिक्कत नहीं होती ये पैसे वाले लोग हैं, रसूख वाले लोग हैं। लेकिन इसी प्रोसेस के तहत याद कीजिए, बहुत सारे एक्टिविस्ट जो सीए एनआरसी मूवमेंट के थे वो जेल में हैं, उनके परिवार शायद उन पर टिके हुए हैं, उनका भविष्य है। तो बहुत सारे ऐसे फैसले कोर्ट के इस बीच आए हैं जिन्होंने, अभी जब हम बात कर रहे थे, इट इज बॉर्डर लाइन ये इम्पॉसिबल बना दिया है कि वो लोग बेल पा सकते हैं। जो जस्टिस की जो बुनियादी चीज है जिसका जिक्र सुधीर जी कर रहे थे कि आपको अगर बेल इज एक्सेप्शन, सॉरी जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज योर राइट। तो अब वो कुछ फैसले ऐसे हैं जिनके बारे में यहाँ विस्तार से नहीं बताया जा सकता, लेकिन पढ़ने के लिए हम जब अपना जो सजेस्ट करने वाला हमारा सेक्शन होगा तो वहां हम जरूर बताएंगे। तो उनको पढ़ने से समझ आता है कि ये बहुत अच्छी चीज जो है वो लॉ के लिहाज से या डेमोक्रेसी के जस्टिस के लिहाज से नहीं। शार्दुल, अतुल, जब आपने मुझे रोका था ना अभी, तो मैं यही कहने वाला था कि न्याय और भ्रष्टाचार और इन दोनों की प्रक्रिया दो अलग अलग बातें हैं इस समय हम कर रहे हैं, भले ये टॉपिक के अंदर है। अब देखिए, जो डिसीजन आया पिछले हफ्ते कोर्ट का, उस तरह के अधिकार पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में बहुत ही रेयर कानूनों में और अपराधों के लिए दिए जाते हैं। जैसे यूएपीए आतंकवाद का था, हमने कितनी बार यूएपीए पे बात की कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। और भ्रष्टाचार से मेरा व्यक्तिगत कितना भी हो या हमारा कितना हो, वो एक वाइट कॉलर क्राइम है। वाइट कॉलर क्राइम में क्या आप आरोप पत्र, एफआईआर या उसी तरह की कोई भी चीज़ और आर्ग्यू करने का भी नहीं देंगे? ये तो जो हमने डेमोक्रेसी के नाम की, जनतंत्र के नाम की न्याय व्यवस्था पे निश्चय लिया था इतना पुराना, वो ख़त्म हो गया। ऊपर बैठा हुआ एक मोनार्क या एक व्यक्ति, इससे पहले मोनार्की तो चलती थी, उसकी महिमा में सब गुण गाते थे और उसका जिस पे चलता था वो चलता था, उसी का राज चलता था, उसी का निर्णय चलता था। आपको भरोसा है तो आपका सब ठीक है, नहीं है तो सब खराब है। तो ये तो न्याय व्यवस्था की बात हो गई। तो ये पूरी प्रक्रिया गड़बड़ हो रही है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। और देखिए, मुझे एक बात और अजीब सी लगी कि जो वाइट कॉलर क्राइम में आप किसी को अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं देंगे? ऐसा भी तो हो सकता है किसी को फंसा दिया गया हो। वाइट कॉलर क्राइम पैसे से रिलेटेड होते हैं, उनमें कोई ऐसा आपराधिक या क्रिमिनल एस्पेक्ट नहीं होता जिसमें किसी की जान को खतरा है या किसी को मार दिया जाएगा। हालांकि बड़े पैसे में ऐसा होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। भाई, लॉ को आप किसी हिसाब से तो चलाएंगे, वो हर व्यक्ति पे तो डिपेंड नहीं कर सकता। लॉ को तो सबके लिए एक होना जरूरी है। ठीक बात। तो मेरे ख्याल से हमने इस पर काफ़ी विस्तार से बात की है। हम अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला विषय जो है वो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है। आप सबको पता है कि देश अपने 75वीं आज़ादी की सालगिरह मना रहा है इस अगले 15 अगस्त को, और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने, जो कि अमृत महोत्सव जिसको कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि 13 से लेकर 15 तक, यानी 3 दिन, हर भारतवासी अपने घरों पर तिरंगा लहराए, और नारा दिया गया है हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो इसकी वजह से, तो मैं शुरुआत में बस एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि तिरंगा, मुझे नहीं लगता कि तिरंगा एक मात्र कुछ गिनी चुनी चीज़ें होंगी जिनमें तिरंगा शामिल है, जो कि किसी भी तरह के विवाद या किसी भी तरह की बहस मुबाहिसे से ऊपर की चीज़ें हैं। तिरंगा, संविधान, ये सारी चीज़ें। उसके बावजूद, जैसे कि समय चल रहा है ये, कि कोई भी चीज़ बिना कंट्रोवर्सी से मुक्त नहीं है, कोई भी व्यक्ति आहत मतलब भावनाओं से मुक्त नहीं है। तो वो जो दिक्कत है वो तिरंगा, हर घर तिरंगा या उससे भी पे लागू हो गई। लेकिन यहाँ पर कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो तिरंगा लहराया जाएगा, वो तिरंगे में लहराने की जो प्रक्रिया या तिरंगा लगाने की प्रक्रिया है, उसमें भी वो किस तरह से होगा, उसके आधार पर आपकी तमाम राष्ट्रीयता, देशभक्ति, नेशनलिज्म सब तय किया जाएगा या उससे आपको जज किया जाएगा।
मसलन आपने अगर नेहरू के साथ लगा दिया तो उस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है कि तिरंगा नेहरू के हाथ में, या आपने किसी और तरीके से वो से। तो ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है कि आप उस लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाह रहे। करना तो है ये, और ये चीज़ विवाद से भी परे है, लेकिन कैसे करना है ये आप तय करेंगे। वो सर्टिफिकेट कोई एक आदमी दे रहा है या कोई एक संस्था या कोई एक विचार दे रहा है, ये इस विवाद की जड़ है और जिसकी वजह से ये तमाम बहस शुरू हुई है। और अब वो एक बड़ा आकार लेती जा रही है, जिसमें फिर आरएसएस का वो इतिहास भी जुड़ जाता है कि भाई आरएसएस ने आज़ादी के अपने 55 साल बाद तक तिरंगे को मन से स्वीकार ही नहीं किया। अपने हेडक्वार्टर पर उन्होंने कभी उसको लगाया नहीं। हालांकि इस वाले मामले पर मोहन भागवत का जो 2017-18 का जो व्याख्यान श्रृंखला हुई है, उसमें उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, तिरंगे को हम लोगों ने स्वीकार किया था उसी समय। हम लोगों ने 1931 में ही स्वीकार कर लिया था, जब पहली बार तिरंगा जिसमें चरखा हुआ करता था उसका जब एडॉप्टेशन हुआ कांग्रेस के अधिवेशन में, तभी हम लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया था। ये उनका कहना है। जबकि ये सच्चाई है कि उनके हेडक्वार्टर नागपुर मुख्यालय पर 2002 में पहली बार तिरंगा लहराया गया, तब तक उन्होंने उससे परहेज बनाए रखा। तो ये विवाद है और इस पर अब घर घर तिरंगा लगाने को लेकर तो एक मेरा सवाल है, मैं जो सुधीर, शार्दुल और हृदयेश आप तीनों लोगों से है कि आम तौर पर मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक, जब से मैंने होश संभाला है, अपने आप में चुपचाप अपने घर के ऊपर तिरंगा ले जाके लगा देता हूँ एक दिन के लिए। 26 जनवरी जब आता है और 15 अगस्त आता है, और इस बार भी वो करूँगा। या फिर लेकिन कोई ये कहे कि तुमको ये करना होगा या अपने ट्विटर आईडी पर या अपने फेसबुक आईडी पर आपको लगाना ही होगा इस बार, और तब मेरे अंदर ये बात आती है जो एक रिबेल के अंदर या रिबेल के नाते या जो भी, कि ये आप मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं तो पहले से उसका सम्मान करता हूं और उसके लिए मेरे मन में सम्मान है, लेकिन ये आप जबरदस्ती मुझसे क्यों करवाना चाह रहे हैं? तो ये एक जो चीज़ है थोपने वाली, इस चीज़ का कोई जस्टिफिकेशन है कि कोई करवा ले, या फिर इसके लिए भी स्पेस है कि हाँ ठीक भाई इसका मन नहीं है तो इसको छोड़ दो, ये स्पेस बचा हुआ है? मैं इसमें बहुत संक्षेप में आपको ये बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि आजादी के 75 साल बाद हमारे पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है, जिसका जो 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 डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे हम कहते हैं, और उसका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब हम सिनर्जी के साथ काम करें, यानी जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि अभी पूरे हिंदुस्तान में जो बंटवारा है वो इस तरह से हो गया है कि हर मुद्दे पे हम एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत तिरंगा लगाएंगे, ये तो है ही, तिरंगा तो देश की शान है जैसे हम सभी कहते हैं, लेकिन केवल तिरंगे से क्या होगा? अगर हम, हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में बेरोजगारी है, ये तमाम मुद्दे हैं जिसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, तो ये स्थिति क्या हो रही है? तो इसको एग्जामिन करने के लिए कल जब आपने कहा हम इस विषय पर बात करेंगे, तो मैंने कुछ लोगों को पढ़ना शुरू किया। तो जॉर्ज ऑरवेल की जो नोट्स ऑफ नेशनलिज्म है, वो इस मामले को बहुत ही स्पष्ट करता है और ये कहता है कि ये जो इस तरह की भावनाओं को, जैसे आपने भी कहा कि कोई मुझे क्यों बताएगा, तो वो डिफरेंशिएट करते हैं इस चीज को। वो कहते हैं कि पेट्रियोटिज्म जो है वो नेशनलिज्म नहीं है जो हमें आज बताया जा रहा है, और आज तो बहुत ही उग्र और ब्लाइंड नेशनलिज्म बताया जा रहा है। मैं एक लाइन उनके ऐसे से पढ़ के आपको बताना चाहता हूं। वो कहते हैं कि by nationalism I mean first of all the habit of assuming that human beings can be classified like insects। ये नेशनलिज्म जो है बाय डेफिनेशन ये बहुत लोगों को कीड़े मकोड़े की शक्ल में बदल सकता है। फिर दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि पैट्रियोटिज्म इज ऑफ इट्स नेचर डिफेंसिव, यानी अगर आप संगीत से मोहब्बत करते हैं तो संगीत, आप ऐसा नहीं कह सकते सड़क पे घूमते हुए जो संगीत नहीं सीख रहा है वो सब मूर्ख हैं या अपवित्र लोग हैं, राइट? लेकिन वो कहते हैं कि पैट्रियोटिज्म इज डिफेंसिव बोथ मिलिटरीली एंड कल्चरली, यानी सैन्य रूप में देखें चाहे सांस्कृतिक रूप में देखें, पैट्रियोटिज्म का एक डिफेंसिव है। नेशनलिज्म ऑन द अदर हैंड इज इनसेपरेबल फ्रॉम द डिजायर फॉर पावर, और पावर किसी देश की नहीं, किसी सिंगल पावर यूनिट से। अभी लंबा ऐसे है, हम इसको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे पढ़िए और समझिए, लेकिन हम इसी वक्त में आपको टैगोर को याद दिलाते हैं। वो तो पैट्रियोटिज्म के प्रति भी चेताते हैं, और टैगोर ने कहा था कि आई विल नेवर अलाउ पैट्रियोटिज्म टू ट्रायम्फ ओवर ह्यूमैनिटी, मानवता के ऊपर। ये टैगोर लिख रहे हैं 1910 के दशक में, ये बता रहे हैं वो हमें। और फिर अपने दोस्त जो एम बोस को लिख रहे हैं कि पैट्रियोटिज्म के बारे में वो लिखते हैं, और इस पर मैंने बहुत पहले क्विंट में एक आर्टिकल भी लिखा था। वो कहते हैं कि मैं हीरे की कीमत में कंचे नहीं खरीदूंगा, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि झंडा मत फहराओ, वो ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीयता को
या देश प्रेम को इससे कहीं ऊपर ले जाओ, झंडे तक। और आज हमें बताया जा रहा है झंडे के कई वर्जन थे। केसरिया रंग में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, बलिदान का प्रतीक है, हमारे झंडे में है, भगवा रंग हमारे झंडे में है, इसीलिए तो है। लेकिन झंडे के कई वर्जन थे, कम से कम 5 वर्जन के बारे में मुझे मालूम है। एक वर्जन तो खुद 1917 में तिलक साहब ने जिसको एंडोर्स किया था वो था, उसके बाद फिर गांधी आए। तो ये लंबी बहस है, कभी आगे बात हो सकती है। लेकिन आज की डेट में तो ये कहना है कि सिनर्जी के बगैर और डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ तिरंगे को डीपी पर लगाकर, और मैं तो पर्यावरण कवर करता हूं, मैं तो कहूंगा भैया तिरंगे को भी अगर इस्तेमाल करें तो कपड़े का करें और उसे दोबारा इस्तेमाल करें, उसे सम्मान के साथ रख दें इस्तेमाल के बाद। जो प्लास्टिक के तिरंगे हैं ये फिर आपकी नालियों को क्लॉग करेंगे। और आपने जिक्र किया टैगोर के, तो टैगोर और गांधी के नेशनलिज्म पे बड़ी उदात्त और बड़े खूबसूरत खतो किताबत है, लेटर्स के आदान प्रदान है, उसको भी पढ़ा जाना चाहिए। सुधीर जी, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तिरंगे को भी घसीट लिया गया है विवाद में। तिरंगों को घसीट लिया गया। आपने देखा होगा कि योगा डे में तिरंगा का कैसा इस्तेमाल किया गया है, वो भी आपने पिक्चर्स देखी है। तो जोक्स अपार्ट, क्या नेशनलिज्म का दौर चल रहा है भारत में और पूरी दुनिया में काफी जगह पे ये दौर चल रहा है। तो नेशनलिज्म के दौर पे ऐसा है कि ठीक है, नेशनलिज्म होना चाहिए, तिरंगा झंडा लहराना चाहिए, उसमें कुछ बुरी बात नहीं, अच्छी बात थी। जैसे आपने कहा कि लेकिन इसको कोई फोर्स नहीं करना चाहिए। मुझे कभी कभी डाउट होता है कि मैं भारतीय हूँ, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। आई एम बोर्न इन इंडिया, आई लव इंडिया, दिस इज माई कंट्री। तो इसी वजह से जो तिरंगा यात्रा और बाकी जो सब चीजें जो रहती है, तो इसकी वजह से जैसे हृदय जी बोल रहे हैं कि वो देश को इंक्लूसिवनेस करने के बजाय, देश को मेल्टिंग करने के बजाय, हर धर्म पंथ को वो डिवाइड नहीं करना चाहिए। देश को हर चीज को वो प्रतीक मना के कि तो आप उधर उस साइड में, हम इस साइड में, वो होना नहीं चाहिए। हर चीज को सिनर्जाइज करना चाहिए। हर जो युवा है, जो हर कम्युनिटी के लोग हैं, हम देखें तो देश की इकोनॉमी किस तरीके से नीचे जा रही है। श्रीलंका का एग्जांपल आपके सामने ही है। बिल्कुल। जो बांग्लादेश था वो सबसे नीचे था, जीडीपी में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ बांग्लादेश का आज है। तो इकोनॉमिक की तरफ से भी अपन देखना, जब आदमी समृद्ध होगा पैसे से, बाकी चीजों से, तो बाकी चीजों नेचुरल चीज आने वाली है। लेकिन आदमी, इकोनॉमी डाउन हो रही है, लोगों को रोजगार जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आज ही रेपो रेट बढ़ा दिया गया है, हाउसिंग का तुम्हारा ईएमआई बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में लोगों का रहन चलन, जो इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स, वो भी बढ़े तो अच्छी चीज रहेगी। बिल्कुल ठीक बात। शार्दुल? तो मैं सीरियस बात पे पहले बाद में आऊँगा क्योंकि एक इसका अंग रह गया जो हुआ है, तो लेकिन हल्की बात पहले कर लेते हैं। इतने सारे कोट बताए, मैंने मेरे ख्याल से 2002 में एक पिक्चर आई थी, शॉन कॉनरी और एड हैरिस उसमें है, द रॉक, उसमें एक कोट सुना था ऑस्कर वाइल्ड का, पैट्रियोटिज्म इज वर्च्यू ऑफ द विशियस, दुष्ट का गुण है। तो क्योंकि भावना आप किसी को, जैसे आपने कहा ना, आप जबरदस्ती किसी के अंदर भाव नहीं डाल सकते। कोई भी भावना हृदयंगम तब होती है जब वो स्वतः आती है ना। तो अब, और ये बहुत स्वभाव भी है मानो का ना, कि आप जैसे डिक्टेट करते हैं तो मेरे अंदर ये पैदा होता है कि ये डिक्टेशन आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मैं आपके झंडा फहरा दिया, अबे झंडा ऐसे नहीं ऐसे फहराओ, फिर ये इस साइज वाला नहीं फहराओ या ऐसे नहीं, वही तो कहाँ तक जाएगा वो? तो आपके और मेरे अंदर ये बात एक सी है। मुझसे कोई कहता है कि नहीं तुम्हें ये करना, पहले बता क्यों करना है, ऐसे थोड़ी करना है। तो वही वाली बात है। अच्छा, मैं सीरियस बात पे आऊँ उससे पहले, मेरी पसंद के एक स्टैंड अप कॉमेडियन है अभिजीत गांगुली। वो कहते हैं मोदी जी जब से सत्ता में आए काम देते रहते हैं, कभी ये करना है कभी वो करना है। उनके बीच में वो कहते भी है टास्क नहीं, काम देते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम बताते ही रहते हैं, टास्क दूसरे टास्क पे शिफ्ट करते रहते हैं। तो मतलब वो ये भी उन्होंने अपने जोक में ये भी कहा था कि पहले हमें बड़ा अच्छा लगा था यार आदमी कम सोता है, अब लगता है भाई सो जाए यार, हमें भी सोने दे। तो बट अगर हम सीरियस बात पे आए, भाजपा अगर ये अभियान लॉन्च कर रही है तो इसका मतलब है उन्हें एक बार फिर से जनता का ध्यान भटकाने, मोबिलाइज करने का है। लेकिन इसमें एक चीज़ और हुई, कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक स्कूल में ये कहा गया कि तिरंगे के लिए आप 20-20 रुपये जमा करें। और वहाँ लोकल प्रशासन गया और उन्होंने दुकानदारों को कहा कि 20-20 रुपये, अगर आप दुकानदारों को कहा कि अगर आप 20-20 रुपये जमा नहीं करेंगे तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। फिर वहाँ पे विरोध हुआ उसका काफ़ी। तो मैं यही करता ना कि आप एक कानून जो बनाते हैं किसी सिस्टम को सुधारने के लिए, वो भ्रष्टाचार के दूसरे दरवाजे खोल देता है। तो आप ये सोचिए कि
अगर डर लगता है कौन दरवाजा खोल आपकी घंटी बजे और कौन कहे कि ये तिरंगा है, आपको लगाना खरीदना है, तो अब आप बड़ी मुश्किल, अगर आपके घर में ऑलरेडी तिरंगा है और आप मना करें तो नीचे जाके उसका पता नहीं क्या इंटरप्रिटेशन होगा, है ना? नहीं रितेश, एक छोटी चीज और आपने जो बात कही वो फिर भी बाद में आती है, अतुल की और आपकी बात। अगर आप ये संदेश पूरे देश में देना भी चाह रहे हैं कि झंडा लगे, बिल्कुल लगना चाहिए ध्वज, है ना, 20 रुपए मांगने की क्या जरूरत थी? क्या 20 रुपए कीमत है तिरंगे की? ये मतलब जो मैंने शुरू में बताया ना, वर्च्यू ऑफ द विशियस, वो क्या है? क्यों 20 रुपए का क्या वैल्यू है? और 20 रुपए वहीं क्यों मांगने हैं आपको? अगर आपको मांगने ही थे, आप कह रहे हैं कि हम कहीं देंगे, किसी से स्पेसिफिक हथकरघा से बनवाएंगे, तो वहीं मांगने क्यों जरूरत है? बाय द वे, तिरंगा से जुड़ा एक छोटा सा स्कैम चलता है दिल्ली में, मैं आपको बता दूं, और मैं उसका शिकार भी एक बार हुआ बहुत पहले, शुरुआत में प्रगति मैदान के बाहर या जो भी एग्जीबिशन सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर कुछ मतलब युवा लड़कियां, महिलाएं और लड़के घूमते रहते हैं, वो छोटा सा एक तिरंगे का स्टिकर लेके घूमते हैं, पिन जो यहाँ लगाया जाता है शर्ट पे, जेब की, और वो आपसे अचानक से कहेंगे वो तिरंगा ये चल रहा है और ये, और भारतीय आर्म फोर्सेज ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत जल्दी आपको कुछ बता के और आपके यहाँ पे पिन कर देंगे वो तिरंगा, 50 रुपए दीजिए करके। और वो पूरी तरह से फ्रॉड, ये दिल्ली में तो तिरंगे के नाम पे एक फ्रॉड का ये स्कैम चलता है। ये मेरे साथ हुआ 2006 में, तो मुझे याद है। तो इस तरह की भी चीजें हैं तिरंगे जुड़ी। मैं चाह रहा था कि सुधीर जी, हृदेश और आपकी इस पे टिप्पणी ले। मैंने वायर पे रिपोर्ट देखी, और एक आखिरी चीज, अगर कोई तिरंगा नहीं लगाएगा, 20 रुपए नहीं देगा, तो उसे रोजी रोटी कमाने का हक नहीं रहा। ये जरा बिना बात की बात पे मौलिक विवाद खड़े कर देना है, अजीब सी बात है। मैं एक लास्ट चीज कहना चाहती हूँ इस पे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। जी। अभी तो भगवान का काम है, तो उसको तो चंदा नहीं चाहिए, लेकिन चंदा बहुत बड़ी पैमाने पे इकट्ठा किया जाता है। लेकिन कुछ बार ऐसे होते थे, मैं सब मंडल वैसे नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ जो मंडल है उन्होंने पैसा जमा किया लोगों से, और लोगों ने जिस भक्तिभाव से पैसा दिया गणेश जी के लिए, वो शाम को, रात को, देर रात को कोई ठेले पे दारू पीते रहते हैं वो मंडल के लोग। तो वैसा भी मिसयूज जो है, वो कंट्रीब्यूशन का लोगो जो भगवान के नाम पे दिया है, उसका भी मिसयूज उस तरह के होता है। इसलिए इंटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हर चीज में। और एक चीज और भी है कि राजनीतिक दल कोई चीज कह रहा है, एक दल या सरकार भी कह रही है, सरकार की बात तो फिर भी मानी जा सकती, ठीक है सरकार का है कहना, और ये मौका भी है 75 साल का, लेकिन किसी भी इस तरह के आग्रह में उतना स्पेस, उतनी लोच हमेशा मौजूद रहनी चाहिए कि ठीक है भाई, ये वॉलंटरी है, ये स्वैच्छिक है, आप लोग अपनी इच्छा से करिए, लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी है। तो वो जो उसका जो अभाव है ना, कि वो लोच का जो अभाव है, अगले मिनट में एक पूरी IT सेल वाली जो इनकी मशीनरी है, वो तुरंत मैदान में उसके बाद संभाल लेती है। आज तय हुआ कि घर घर तिरंगा आप लोग फहराए, अगले दिन से वो तैयार हो जाती है कि तुमने क्यों नहीं फहराया, तुम्हारा काम क्या है, तुम देशद्रोही हो, तुम। अगले दिन से फिर वो उस पर जो अमली जामा पहनाने का, अमल करने का जो अमला है उनका, वो इतना खतरनाक है कि फिर सारे के सारे मामले गड्ढमड्ढ हो जाते हैं और बिना विवाद के फिर कुछ हो ही नहीं सकता। हृदेश, कोई आपकी आखिरी बात? नहीं, मेरी आखिरी बात कोई नहीं है। मैं इतना कह रहा था कि शार्दुल से मैं कहना चाहता था कि वो जो अभी बात कर रहे थे ना सुधीर जी की, पूजा कमेटी वाले गड़बड़ करते हैं और उसके बाद वो शाम को क्या करते हुए पाए जाते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब जब पॉलिसी आएगी, अगली पॉलिसी पे हम बात करेंगे, लिकर पॉलिसी पे, तब शार्दुल का क्या कहना है इस मामले में। अरे मुझे लिकर से घेरते रहते हैं, जोर से आप कह दी, कोई मुझ पे क्यों थोपे, ठीक है? बिल्कुल। तो उस वक्त मैं आपसे पूछूंगा कि उस विषय में लिकर पॉलिसी जो है लेकिन हमारी वो है, जिसे कहते हैं हार्ड लक है, कि इस मामले में कभी कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप ऐसा भी कीजिए, आप एंजॉय भी कीजिए। मतलब ये अजीब स्थिति है कि आपको एक ऐसा अनुशासित और मिलिटरी जो मिलिटराइज्ड लाइफस्टाइल के लिए कहा जा रहा है कि मतलब कोई अच्छा आदमी म्यूजिक बना रहा है या अपनी बालकनी में बैठ के या कुछ पेंटिंग बना रहा है, उसको उत्साहित करने के लिए पेंटिंग कंपटीशन हुआ करते। हमारे स्कूल में प्रभात फेरियां निकाली जाती थी सुबह, एक झंडा लेके हम कितने बच्चे एक दूसरे के हाथ में ट्रांसफर होता रहता था। अभी याद है मुझे, नदीम सर हमारे होते थे और उनका सबसे प्रिय नारा होता था, कहते कौमी एकता, और बच्चे चिल्लाते थे जिंदाबाद, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही था या खराब ही है या आगे भी खराब ही रहेगा। बहुत अच्छा है हमारे पास, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने के लिए वही है ना, डाइवर्सिटी को पहले सेलिब्रेट करना, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, ठीक बात। और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना आज की तारीख में लगभग अपराध जैसा हो गया इस समय। तो
मुझे एक बनवाया है सरकार की तरफ से, एक गाना बना है इसको सेलिब्रेट करने के लिए 75 साल अमृत महोत्सव। तो उसको पता नहीं आप लोगों की नज़र में आया होगा कि नहीं। तो हम मेरे ख्याल से 80s, लेट 80s में आया था, लेट 80s और मतलब मिड 80s के बीच में मिले सुर मेरा तुम्हारा, अगर किसी ने आप सबको ध्यान ही होगा, सब लोगों ने ही देखा। वो तो ऐसी चीज़ है कि उस दर्जे का, मतलब उसमें लगभग हर चीज़ क्लास और मतलब टॉप नॉच थी। जैसे उसमें उसका जो लिरिक्स है पूरा, वो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है कि एक बधी हुई लीक पे आपको मिले सुर मेरा तुम्हारा, इस देश की उन 22 जो नोटिफाइड लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस उसमें शामिल हैं। एक स्टैंजा को 22 लैंग्वेजेस में लिखा गया, 22 में गाया गया। और इसके अलावा इस पूरे देश के सारे जितने भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज है, उन सब के कल्चर में उसको फिल्माया गया है, एक चीज। और हम लगभग 40 साल बाद जब 75वां गणतंत्र दिवस, ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैं वो गाना देखा और लिटरली यकीन मानिए कि उसको कॉपी करने की कोशिश की गई है। वो 7-7.5 मिनट का था, ये मेरे ख्याल से 4.5 मिनट का है। और इसमें बीच में मिले सुर मेरा तुम्हारा का रिफ्लेक्शन है कि कुछ लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है, 4-5 और 1-2-4। तो मेरे समझ में कि ये हाफ हार्टेड अप्रोच क्यों है, कि बाकी सारी लैंग्वेजेस क्यों नहीं, 4-5 ही को क्यों शामिल किया, 3-4 उनको क्यों वरीयता दी गई, बाकियों को क्यों छोड़ दिया गया। और लिरिक्स इतनी कमज़ोर, इतनी पुअर, इतनी ख़राब, और उसमें भी जो लोग शामिल किए गए हैं उसमें साफ साफ दिखेगा कि वो जो लोग शामिल किए गए हैं वो क्यों शामिल किए गए हैं, कि उसमें अजय देवगन ही होगा, उसमें शाहरुख खान नहीं होगा, या उसमें कौन लोग होंगे कौन नहीं होंगे, ये तय करना। तो मिला जुला के ये कि आप 40 साल बाद जब आपके पास भारत आज बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम है, तकनीकी रूप से बहुत बड़ा पावर है, सॉफ्टवेयर के उसमें बहुत आगे है भारत, सब कुछ अवेलेबल है, तब इतना कमज़ोर, इतना घटिया, मतलब मुझे लगा कि सब चीज़ में गिरावट है, इसमें क्यों गिरावट है? इसमें तो ऊपर उठ सकते थे कि भाई एक मतलब प्रतिभाओं का तो अकाल नहीं है, अच्छा लिखने वाले मौजूद हैं यहाँ पर, अच्छा फिल्म बनाने वाले मौजूद हैं, अच्छे एक्टर मौजूद हैं, और सबको शामिल। तो वही जो हृदय ने बात जहाँ से ख़त्म की थी, उसी को मैं जोड़ना चाहता कि जब तक आप डाइवर्सिटी का सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो भावना दिख रही है वो सिर्फ एक भावना है कि डाइवर्सिटी वाली चीज़ों को हटाओ इसमें से, वननेस, वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन कल्चर, वो वाला जो भाव है उसको समेटो। ये रिलीज हो गया है अतुल? हाँ, ये सब रिलीज हो गया, सब जगह है, तो रिलीज हो गया है, काफी इसकी बातचीत हो रही है। और एक बात और इसमें कि इसमें आखिर में हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं उनका पूरा एक विजुअलाइजेशन क्या है, जबकि इस तरह के जितने भी मुझे डाइवर्सिटी के पुराने जो नेशन की इंटीग्रेशन से जुड़े प्रमोशनल सॉन्ग्स, वीडियो थे जिसमें हम लोग जवान हुए जिनको देखते हुए 80s और 90s, कभी उसमें लीडरशिप नहीं आती थी। आप उसमें कभी नेताओं की फोटो नहीं देखेंगे, चाहे वो एक मछली हजार मछली करके, वो एक मछली और एक चिड़िया अनेक चिड़िया, वो जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसमें भी आप कहीं लीडरशिप नहीं देखेंगे। यहाँ पे ले दे के मामला ये है कि फिर एक सुप्रीम लीडर का आखिर में करके और उन्हीं पे फोकस करके वो गाना एंड किया जाता है और उनके चेहरे से सीधे डिसॉल्व होकर तिरंगा आता है। तो वो भी चीज़ मेरे समझ में है कि क्यों हर चीज़ में महामानव एक ही आदमी है, भाई इसमें क्या योगदान है। तो आपने जो बात कही, मैं एक तो अपनी तारीफ करूँ, आज मेरे फ़ोन में ये दोनों हमेशा रहते हैं, वो जो वोकल है मिले सुर मेरा तुम्हारा, और जो वाद्य वाला था बजे सरगम हर तरफ से, तो गज़ब की कंपोजिशंस हैं वो। पंडित भीमसेन जोशी से वो शुरू होती है वोकल वाली, उसमें सारे गायक आते हैं। खैर, और दूसरी जो आपने बात कही एक व्यक्ति क्यों है, तो आपके बोलते बोलते मेरे दिमाग में आई, स्वतंत्रता को हम दूसरा शब्द जो इस्तेमाल करते हैं हिंदी में वो स्वाधीनता। जो व्यक्ति स्व के अधीन नहीं है वही स्वाधीन है। तो हमारी लीडरशिप ऐसी नहीं है, तो क्या ही कहा जाए। सुधीर जी, आपको कुछ जोड़ना है इसमें, कहना है? नहीं, काफी बातें होगी। जैसे आप लोगों ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे इंडिया डाइवर्सिटी है और पहले से है, इसके वजह से इंडिया की खूबसूरती डाइवर्सिटी में ही है। इंडिया मेजोरिटेरियन जो नेस है उसमें इंडिया की खूबसूरती नहीं है। मेजोरिटेरियन नेस की वजह से क्या होता है कि अलग अलग गुटों में लोग बांटे, तो आप एक कम्युनिटी की बात कर लेंगे, बाद में उस एक कास्ट की बात करेंगे, बाद में दूसरे कास्ट में, उसमें भी कास्ट के काफी वर्जन रहते हैं।
तो उसमें चीजें काफी, जैसे बोलते हैं रायता फैलते जाता है, तो उसमें कुछ मतलब नहीं है। तो जो डाइवर्सिटी है, जो 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 लैंग्वेजेस है, जो रीजन्स है, तो उसमें उसमें अपने इंडिया की खूबसूरती है, वो खूबसूरती ही देखना चाहिए और उसको ही मेरे ख्याल से आगे लेके जाना चाहिए और उसको ही प्रमोट करना चाहिए, जैसे इतने साल तक करते थे इंडिया में, वही आगे लेना चाहिए। बाद में पॉलिटिक्स, तुम्हारे पॉलिटिकल गेन के लिए चीज उनको हेल्प कर सकती है, लेकिन एक डेमोक्रेसी के लिए इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत खतरा हो सकता है। उसके मेरे ख्याल से काफी चीजें जो सिम्टम्स रहते हैं कोई बीमारी के, वो दिखने लग जाते हैं। वैसे सिम्टम्स इंडिया में और दिखने लग गए हैं। काफी जो देश है, जो ग्लोबल कंट्री जो लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी की चाहते हैं, वो भी काफी चीजें क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया के बारे में। तो वो चीज होनी नहीं चाहिए। डाइवर्सिटी इज आवर ब्यूटी दैट हैज टू बी अप्रिशिएटेड एंड टेकन फॉरवर्ड। तो हम अपना आखिरी विषय है उस पर बात करेंगे और संक्षेप में सबकी एक एक टिप्पणियां लेंगे। काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जो अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान के दौरे पर थी पिछले हफ्ते और एक नए किस्म का कोल्ड वॉर कहें कि का दौर शुरू हुआ है, जो कि अमेरिका और चाइना के बीच में है और ताइवान उनके बीच में वो फ्लैश पॉइंट है जहाँ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो एक बड़ा मुद्दा रहा और नैन्सी पेलोसी, जिनकी की पहचान है कि वो लगातार मतलब डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी चैंपियन है, वो ये उनके बारे में उनकी एक छवि है जो निर्मित बनी हुई है और वो उसको काफ़ी सेलिब्रेट भी करती हैं। तो इससे पहले वो थियाननमेन स्क्वायर पे भी जा चुकी हैं, लासा भी जा चुकी हैं। तो उनका ये वो है कि भाई जो चाइना का स्टैंड है लोकतंत्र के प्रति वो गड़बड़ है और ये नहीं होना चाहिए, और उनकी जो अमेरिकन जो डेमोक्रेसी की अपने रूट्स हैं या जो अपनी अवधारणा है उसको वो प्रमोट करना चाहती हैं। तो उसके विरोध में उनका ये है कि ताइवान को लेकर जो चाइनीज़ रुख है, नज़रिया है चीन का, वो ठीक नहीं है। तो उसको एक तरह से एक संदेश देने का प्रयास था ये। और उसके बाद चीन ने भी कुछ आक्रामक, वो चीन लगातार इसका विरोध करता रहा है, किसी भी तरह के बयान को वो स्वीकार नहीं करता अमेरिका के ताइवान को लेकर। और उसने फिर, जैसा कि शुरुआत में शार्दुल ने बताया, कि उनकी यात्रा जैसे ही समाप्त हुई वो वहाँ से निकली हैं, उसके बाद चीन ने मिसाइल और प्रॉपर मिसाइल वहाँ पर दागे हैं, उसके जल क्षेत्र में जो समुद्री क्षेत्र है गिरे हैं, और उसमें से कुछ 5 के करीब मिसाइल वो जापानी समुद्री क्षेत्र में भी जाकर गिरे। तो चाइना मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है। अब दिक्कत ये है कि जो थोड़ा सा जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि भाई जो वन चाइना पॉलिसी है उसके तहत दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ताइवान को चाइना के हिस्से के तौर पे देखता रहा है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन थी कि चाइना ने 1 नेशन 2 सिस्टम करके एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी थी कि मेनलैंड चाइना अलग तरीके से गवर्न होगा, ताइवान अलग तरीके से गवर्न होगा। इस तरह से 1-2 सिस्टम का उसने दे रखा था। 2005 में चाइना ने उस पूरे स्टैंड से अपने को दूर करना शुरू किया है। अब वो 2 सिस्टम की बजाय वो कहता है कि वो उसका हिस्सा है और वो कभी भी उस पर मिलिट्री एक्शन कर सकता है, अपने में मिला सकता है। ये सारी बातें चल रही हैं और अमेरिका लगातार, क्योंकि अमेरिका के लिहाज से अमेरिका के भी रुख में डाइवर्जन है, क्योंकि अमेरिका ने 79 में मान्यता दी मेनलैंड चाइना को, जो कि बड़ा मुख्य चाइना आज की तारीख में जो चीन है। तो ये पूरी लड़ाई एक बड़ी उसके तरफ बढ़ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो जिस दौर से दुनिया अमेरिका रूस के टकराव में गुजरी है 70 और 60, 70 और 80 के दशक में, वो स्थितियां एक बार फिर से अब अमेरिका और चीन के बीच में आ रही हैं। तो मैं चाहूँगा हृदय, सबसे पहले आप और फिर सुधीर और फिर शार्दुल, आप लोग अपना अपना इस पर राय बयान दें। और फिर देखिए, ये बात समझने की है, जो हम जितना भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मेरी उसके हिसाब से, और जब आप कह रहे हैं तो मुझे एक और बहुत बेहतरीन किताब याद आ रही है जिसका नाम है ब्लड टेलीग्राम जी। जो आर्चर ब्लड जब हुआ करते थे, जब बांग्लादेश बना था उस वक्त, जब पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों थे, तो अमेरिका की जो पॉलिसी है उसका मैं एक ये क्रिटिक देना चाहता हूँ यहाँ पर, ये कि अमेरिका जब चाहता है वो एक डेमोक्रेटिक राइट भी एक्सरसाइज करता है, और जब चाहता है वो लोगों को मारने का हक भी अपने पास रखता है जी। राइट। तो उस वक्त क्या हो रहा था कि जेनोसाइड हो रहा था बांग्लादेश में,
और आर्चर ब्लड जो वहां पर उनके राजदूत हैं वो लगातार टेलीग्राम भेज रहे थे, लेकिन किशिंगर और निक्सन दोनों जो याह्या खान के जरिए वो चैनल खोलना चाहते थे चाइना से बातचीत के लिए, तो उन्होंने उस वक्त वो जेनोसाइड को होते रहने दिया और आर्चर ब्लड से कहा कि आप इस पे ज्यादा जोर मत डालिए, उनकी बात को नहीं सुना। और वही किताब जो ब्लड टेलीग्राम है, एक जर्नलिस्ट ने उस नाम पे लिखी है, क्योंकि बहुत सारे पेपर बाद में डीक्लासिफाई हुए जी। तो संक्षेप में मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि ये 25 साल में पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष के, इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष की ताइवान की यात्रा है। चाइना के लिए ताइवान इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र भी ताइवान को अलग देश के रूप में नहीं मानता। चाइना के लिए ताइवान महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उसको साउथ चाइना सी में एक पूरा डोमिनेंस का मौका देता है और वो एक जियोपॉलिटिक्स वहां से अपनी पकड़ता है। ताइवान के लोग चाइना में जाते हैं काम करने और चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ताइवान पर है, तो ये जो लड़ाई है डिप्लोमेटिक रहेगी और ये बैटल ऑफ नर्व्स रहेगा। ये कितने दिनों तक होगा ये देखना होगा। और मुझे लगता है चाइना को लेकर इंडिया में भी ये समझदारी है कि पाकिस्तान को लेके उल जलूल छुटभइये नेता जो हैं सत्ता पक्ष के या पार्टी के बोल सकते हैं, लेकिन चाइना के मामले में नहीं बोलते, क्योंकि सरकार भी समझती है कि चाइना के साथ जो है आप मैसअप नहीं कर सकते, तो एक संजीदगी रखती है। तो हमको ये देखना चाहिए चाइना, अमेरिका और ताइवान के बीच में क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया की जो पोजीशन है यहाँ पर, इंडिया को ये सोचना चाहिए कि चाइना एक इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर प्लेयर है, ताइवान एक पे इंडिया की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है और अमेरिका भी महत्वपूर्ण है, तो उस हिसाब से डील करेंगे। जो ये मिसफायर करने वाले लोग बीच में जो सोशल मीडिया में एक नया कैंपेन चल जाता है हर बार कि आप देखते हैं कि आज चाइना की पोजीशन ले लेते हैं, कल ताइवान की ले लेंगे, परसों अमेरिका की, तो जैसे शूट करे, तो ये बहुत तो इसमें मुझे लगता है कि मैं तो एज ए स्टूडेंट एक ऑब्जर्वर के तौर पर ही इसे देखना चाहूँ। तो थोड़ी सी और जानकारी के लिए जो मैंने पढ़ा और जो मैंने जाना अभी हाल फिलहाल में इस पूरे कंट्रोवर्सी में, तो ये इसको इकोनॉमिक नज़रिए से भी अगर लोगों को जानना चाहिए कि जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो ताइवान, जिसको कि वो चीनी ताइपे कहते हैं, और मेनलैंड चाइना के बीच में लगातार जारी हैं और ये रिश्ते शुरू हुए करीब 40 साल से ज़्यादा हो गए। मतलब बीच में एक टाइम आया था 79 के बाद से, जब इनका टकराव हुआ और वो एक कोल्डनेस बनी उनके बीच में, फिर जब शुरू हुआ तो रिश्ते, और वो करीब 319 अरब डॉलर का है। बहुत बड़ा व्यापार है चाइना और ताइवान के बीच में आपस में। तो मैं बताना चाहूंगा भारत के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही कंट्री जो हैं ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो रॉ कच्चा माल है ये देती हैं। तो भारत का भी आपने देखा हो कोरोना के दौरान में जब बंद हुआ था चाइना में सोलर पैनल्स का बनना या उसके जो हम मॉड्यूल्स कहते हैं उनका आना, तो भारत का जो क्लीन एनर्जी जो टारगेट्स हैं वो काफी कम हो गए थे, मतलब मुश्किल हो गया था रास्ता। तो हमें मतलब ये भी देखना है कि अपनी जो हित हैं वो कहां पर हैं और कैसे डिप्लोमेसी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ताइवान के साथ एक चीज़ और है, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो सेमीकंडक्टर चिप का और सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो इसलिए भी ताइवान का महत्व बाकी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर चिप्स के इस्तेमाल के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं मुझे आइडिया है, लेकिन मैंने सुना है कि वो जितने भी मतलब मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है उसको संचालित करने में। अभी कुछ दिन पहले इन सेमीकंडक्टर्स की बड़ी कमी भी हो गई थी, जब तो पूरा प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उसके वजह से मंदी की उसमें था, प्रोडक्शन रुक गए थे। तो ये भी एक जानकारी है जो हमारी नज़र में आई चाइना के लिहाज से, ताइवान के लिहाज से। सुधीर जी, आपकी प्रतिक्रिया? अतुल जी, मैं तो कोई इंटरनेशनल रिलेशन के विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो भी कुछ पढ़ रहा हूँ उसके बारे में ऐसा लगता है जैसे रशिया और यूक्रेन का है साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म, जी, उसी तरह से मेरे ख्याल से चाइना और ताइवान का जो मसला चल रहा है वो उसका एक अंग है इंपेरियलिज्म का। दूसरी तरफ अमेरिका जो प्रो डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म की बात करते हो ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन और उनमें इंडिया की पोजीशन भी काफी क्रुशियल है। चाइना की जिस तरह से इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है, और इंडिया को उनका जो बॉर्डर अपन शेयर करते, तो जिस तरह से ताइवान में उन्होंने काफी चीज किए थे, गलवान वैली वगैरह जो इंसिडेंट्स हुए हैं, तो इंडिया को भी इसमें अलूप रह के भी नहीं चलेगा, क्योंकि अलूप रहने की वजह से भी कुछ डैमेज कोलैटरल जो होते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा किसी की साइड लेके भी नहीं चीज
हेल्प करने वाली है, जी जी। क्योंकि यू कैन नॉट तो वही जो हृदय कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक तरीका ही सबसे बेहतर तरीका है इससे निपटने का, और अपने हित को देखते हुए ही इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। शार्दुल, आपकी टिप्पणी आखिरी। जी, तो देखिए, मैं चीन पे पढ़ता रहता हूँ और बहुत लंबे समय से पढ़ता रहा हूँ, और कई बातें, एक तो जापान के लिए ज़्यादा हमारे मुकाबले जापान के लिए ज़्यादा कहीं ज़्यादा बड़ी चिंता है, क्योंकि उनकी जिस क्षेत्र में गिरे हैं वहाँ पे सेंकाकू आइलैंड्स भी हैं, जिस पे उनका चीन के साथ विवाद रहा है, दोनों ही उसे क्लेम करते हैं। अच्छा, ताइवान जैसे आपने बताया आज की समस्या भी नहीं है। कुछ डिस्क्लेमर है क्या कि नैन्सी पेलोसी ने इसलिए किया है क्योंकि एक तो बहुत लोकप्रिय नहीं है, और अमेरिका में मिड टर्म सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं और डेमोक्रेट्स की रेटिंग बहुत नीचे है, और उनके पति पे भी इल्ज़ाम लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस को पता होता तो उनके पति ने स्टॉक खरीदे थे पीछे से इनसाइड इन्फॉर्मेशन के, तो उसका करीब 300 काफ़ी बड़ा अमाउंट था, तो उसका भी उनके खिलाफ कई याचिकाएं सॉर्ट ऑफ दायर हुई हैं, तो वो भी ग्रैंड स्टैंडिंग के लिए गई थी। लेकिन और एक चीज़ और, मैं जब भी कमेंट करता हूं तो कई बार मैंने कमेंट्स में देखा है कि लोग मुझे साइनोफोबिया बताते हैं कि मुझे साइनोफोबिया है, चीन से कुछ ज़्यादा है। तो कुछ बातें जो आपने बताया, ताइवान और PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनकी मजे की बात यह है अमेरिका भी ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता, UN तो है ही, अमेरिका भी नहीं करता, वन चाइना पॉलिसी को ही वो उसी को मानते हैं। लेकिन PRC और ताइवान का झगड़ा है कि कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी का। जब माओ आए थे तो वहाँ पे ये लोग चले गए थे, जो उस समय के नेता थे, तो क्या बोलते हैं, निष्कासित प्रधानमंत्री विस्थापित, वो वहाँ पर थे, और बाद में ये अलग एग्जाइल्ड गवर्नमेंट, एग्जाइल्ड प्रधानमंत्री थे वो। अच्छा, चीन का आप बर्ताव देखिए, वो हमारी सीमा में इस समय घुसा बैठा है, वो लगभग सबको बुली करता है, उसने अपने यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स चला रखे हैं उइगर मुस्लिम के, अगर आप पूरा दर्शन करें, लेकिन उसकी मर्जी से कोई चला भी जाता है तो वो इतना बड़ा कर देता है। उसने सैन्य अभ्यास शुरू किया, मिसाइलें दाग दी, और ये उसने चेतावनी भी पहले दी थी। एक चीज़ और, जो लोग कहते हैं कि साइनोफोबिया है, उन्हें याद रखना चाहिए कि ये केवल ताइवान तक सीमित नहीं है, तिब्बत को हमें नहीं भूलना चाहिए। लोगों के बातों से तिब्बत गायब होता जा रहा है, गायब हो चुका और है अब तो। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आप अधिकतर लोगों को पता भी नहीं, कुछ साल पहले मार्वल मूवीज इतनी मशहूर हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज आई थी, तो जिसने कॉमिक पढ़ी हो, उसमें जो एक कैरेक्टर है एंशिएंट वन, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रेनिंग देता है, वो तिब्बती मॉन्क है, लेकिन डिज्नी को उसे नेपाल में दिखाना पड़ा, केंद्र को, क्योंकि अगर वो तिब्बती दिखाते तो चीन रिलीज नहीं होने देता। तो चीन का जो ये दोगलापन है ये हर जगह जाहिर है, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि चीन के सबसे खास दोस्त इस समय कौन है दुनिया में, वो किन्हें प्रोटेक्शन देता है। हमारे लिए इस समय थोड़ा सा एक स्टेप रिमूव्ड मामला ज़रूर है, लेकिन चीन की बढ़ती हुई ताकत और ये बढ़ता हुआ अलगाववाद हमारे ऊपर ही सबसे ज़्यादा बोझ लाएगा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो भारत के लिए ये भी है कि ताइवान का इस्तेमाल, मतलब जिस डिप्लोमेसी का बात कर रहे हैं उसमें, कि भारत ताइवान के जरिए जो POK का हिस्सा है या अक्साई चीन का है, उसकी डील उसमें, या जो लद्दाख के हिस्से में उनका वो घुसपैठ है, उस पर वो एक लेन देन की स्थिति बना सकता है, अपनी एम्बिगुइटी को बनाए रखते हुए, अपनी एक अस्पष्ट नीति को जारी रखकर कि भाई वो ताइवान को मान्यता देगा कि नहीं देगा, उसके जरिए वो अपने इलाकों में, क्योंकि भारत की एक बहुत वाजिब चिंता है कि चाइना भारत की, मतलब एक सॉवरेनिटी आप कहें, भारत का जो सम्मान है उस पर के लिए वो चुनौती का मसला है कि चाइना POK में साझा इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम चला रहा है। उस POK में जिसको भारत की पार्लियामेंट ने, सॉवरेन कंट्री की पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसको डिस्प्यूट एक देश मानता है पाकिस्तान, लेकिन उसको फैसला तो तीसरे देश की एंट्री वहाँ पर हो रही है। तो इस लिहाज से भी ताइवान को लेकर कोई जो पॉलिसी है वो उसी तरह की होनी चाहिए कि जिसके जरिए कुछ लेन देन की स्थिति में रह सके भारत। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, अरुणाचल में भी आपको याद होगा, अभी दो हफ्ते पहले आया, उन्होंने गाँव बसा दिया था, और अरुणाचल के लोगों को जब भारत से वीज़ा मांगते हैं तो वो देता नहीं है, और किसी और देश में अगर अरुणाचल के लोग हैं भारत के, वीज़ा मांगते हैं तो कहते हैं आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो हमारे देश के लोग हैं। चीन बहुत कूटनीति से चलता है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है हिंदुस्तान के लिहाज से वो ये है कि उसकी विस्तारवादी नीतियां तो हैं ही, जिसका जिक्र शार्दुल कर रहे हैं कि वो एक्सपेंशनिस्ट जो चीन की पॉलिसी है वो चिंता का विषय है। लेकिन चीन के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल है, जो आग की किरकिरी है हिंदुस्तान, वो ये कि उसके पड़ोस में एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, तो वो उसके लिए एक परेशानी पैदा करती है, उसके लिए डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि उसके यहाँ भी कई बार ऐसे आंदोलन उभरते रहे हैं बीच बीच में, और जो
और जब बात उन्होंने कही कि उसको जो फायदा मिलता है कि उइगुर मुस्लिम के बारे में कोई इस्लामिक देश भी नहीं बोलता जिस तरह से उनकी आवाज दबाई जा रही है, और वो और फिर उसका उदाहरण बहुत सारे लोग देते हैं कि इनका इलाज इसी तरह से होना चाहिए जैसे चाइना करता है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट जो चाइना के भीतर है उसको नजरअंदाज नहीं चाइना के साइकोलॉजी के लिहाज से बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। अमेरिका का सबसे बड़ा पूरी दुनिया को उसका एक्सपोर्ट क्या है या उसकी डिलीवरी क्या है कि भाई हम डेमोक्रेसी के लंबरदार हैं। एक दूसरी सबसे बड़ी पावर होने के नाते अगर चाइना के लिए का सबसे बड़ा मोटिव क्या हो सकता है, लक्ष्य क्या हो सकता है कि अपनी जो पॉलिटिकल कल्चर है उसका एक्सपेंशन किया जाए बाकी दुनिया में, जैसा कि रसिया ने भी अपने टाइम में किया कि उसने कम्युनिज्म खोला। लेकिन चाइना वो करने की स्थिति में नहीं है, कम से कम भारत तो, इसलिए भी एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति और एक बेचैनी का आलम उनके यहाँ रहता है। तो उसकी तरफ हृदय ने बहुत सही इशारा किया, वो बातचीत में हमारे छूटा ही जा रहा था। समय भी काफ़ी हो चुका है, अब हम अपनी चर्चा को यहाँ पर रोकते हुए जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हृदय आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दीजिए। रिकमेंडेशन से पहले एक शिकायत की, आप दिल्ली की जो पॉलिसी में बात करना चाहते थे तो उसमें हम शार्दुल का समय का वो आपने कि शार्दुल का एक शार्दुल ने एक बार मुझे एक शेर सुनाया था और वो जौक का शेर था। और उन्होंने उसका उसमें पूरा तो मुझे याद नहीं, उन्होंने कहा था कि क्या 1.5 चिल्लू पानी में ईमान बह गया। नहीं मैंने ये नहीं सुनाया था, मैंने सुनाया था जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ क्या मैं, क्या 1.5 चिल्लू पानी में ईमान बह गया। क्या बात है। तो एनीवे चलो वो छूट गया, लेकिन हाँ मैं समझता हूँ, मेरे को लगता है मैंने बातचीत करते हुए काफी चीजें कही है, मैं उनको क्या दोहराऊं। जरूर लोगों को टैगोर के एसेज पढ़ने चाहिए, और इस बार कोई नाम लेके नहीं बोलूंगा, नेशनलिज्म पे उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, पैट्रियटिज्म पे, और जॉर्ज ऑरवेल की जरूर उनको नोट्स ऑन नेशनलिज्म पढ़नी चाहिए जो फ्री में उपलब्ध है गूगल पर। सिर्फ जॉर्ज ऑरवेल प्लस नेशनलिज्म प्लस उनका कोई ऐसे लिखिएगा तो वो आ जाएगा। तो ये 2 पढ़ने से आपको बहुत ही स्पष्ट होगा कि ये देश प्रेम जो है एक बहुत पवित्र भावना है और नेशनलिज्म जो है एक उग्र भावना है। तो हमें, मुझे लगता है जो प्रायोरिटी है वो देश प्रेम ही रखना चाहिए और वो सबके लिए है, ऑल इंक्लूसिव। ठीक बात। शार्दुल आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए। देखिए मेरे 2 रिकमेंडेशन हैं। एक तो निधि की रिपोर्ट है, न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर भी है, अंग्रेजी पर भी है, नविका कुमार के बारे में। और वो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, उसमें एक जगह आता है कि जो जिससे हम बात कर रहे हैं, एक पुराने कर्मचारी टाइम्स नाउ के, वो कहते हैं कि हमें कहा जाता था कि आप रिया चक्रवर्ती के घर में जाके हमारा चैनल देखते हुए फ़ोटो क्यों नहीं ला सकते। तो टीवी पत्रकारिता कहाँ पहुँच गई है। ये हंसी भी आती है लेकिन ये एक हॉन्टिंग बात है कि ये जिस नाविका कुमार की बात कर रहे हैं वो टाइम्स नाउ, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का न्यूज़ चैनल है, उसकी एडिटर है नाविका कुमार जी। तो उस पर पढ़ें कि वो उनका पूरा करियर कैसा रहा और वो जहाँ वो हैं इतने बड़ी पोस्ट पर वो कैसे पहुँची, क्या उनका सफ़र रहा, ज़रूर पढ़िए। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है, मुझे एक नए जीव के बारे में पता चला, एक नई स्पीशी के, जो मुझे नहीं पता था, जंतु के बारे में जी। ग्रीनलैंड शार्क। अच्छा। ग्रीनलैंड शार्क ग्रीनलैंड के आसपास पाई जाती है ऑब्वियसली, लेकिन वो 400 से 500 साल जीती है और कई ऐसी शार्क मौजूद हैं जो मायन सभ्यता के समय भी थी, मतलब। और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री है रियल वाइल्ड पे, द ग्रीनलैंड शार्क सर्च फॉर अ 400 ईयर ओल्ड शार्क। तो गजब का जीव है और ये इंटरेस्टिंग, पानी में ही रहता, मतलब हमारा अस्तित्व कितना तुच्छ है। और तीसरा हमारी बातचीत से आया, आप वो ज़रूर सुने, दोनों पुराने जो कॉम्पोजिशन है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, और मुझे वाद्य वाला ज़्यादा पसंद है। 75 साल में देश है तो सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ ये जरूर सुने। सुधीर जी आपका रिकमेंडेशन? देखो मैं मराठी फिलहाल पढ़ रहा हूँ, जो दौर महाराष्ट्र का था 1960 का, और जिस तरह महाराष्ट्र सेपरेशन हुआ था, जो मराठी अस्मिता की जो बात चली थी उस टाइम पे 2 बायलिंगुअल थे, जैसे गुजराती और मराठी, और गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर एक स्टेट निर्माण किया गया था। उसके बाद में महाराष्ट्र के 106 लोगों ने अपनी जान की आहुति दी थी और उसके बाद में महाराष्ट्र नाम का एक प्रदेश ने जन्म लिया। उसके ऊपर पीके यात्रे फेमस जर्नलिस्ट थे उस टाइम पे, एडिटर थे और पॉलिटिशियन थे। उन्होंने मी कसा जल हाउ आई वाज बोर्न एक किताब लिखी थी जी। तो उस किताब में उन्होंने सब चीजों का संदर्भ दिया है कि दिल्ली जो कहते हैं अभी जो शासित प्रदेश था, उस दिल्ली जब रूल करते थे वहां के रूलर उस टाइम पे, और कैसे महाराष्ट्र को ट्रीटमेंट देते थे।
उसका जो संघर्ष है, महाराष्ट्र और दिल्ली बम्बई का जो संघर्ष है, वो काफी अच्छी तरीके से दिया गया। तो उसके वजह से जो अभी जो फिलहाल जो स्थिति चल रही है महाराष्ट्र और दिल्ली में, वो काफी रिलेवेंट और समझने में काफी मदद होती है। तो वो मैं किताब रिकमेंड करूंगा, मी कसा जालो, काफी अच्छी बुक है वो जी। दूसरी बुक मैं फिरदौस दस्तगीर की पढ़ रहा हूँ, डेमोन नाम की। अच्छा। तो रशियन लिटरेचर मुझे काफी अच्छा लगता है। जब इस दौर के बारे में, इंडिया के दौर के बारे में जब बात करते हैं, सुनते हैं, तो वो दौर और रशिया का जो दौर था उस टाइम का, तो उस दौर का काफी सिमिलरिटीज है कि जैसे 1984 जो किताब है जो ऑरवेल की, वो काफी फेमस किताब है। तो काफी चीजें जो ये प्रेजेंट सिचुएशन समझने में हेल्प होती है। वो डेमन किताब मैं रिकमेंड करूंगा कि उस जमाने में कैसे लोग काम करते थे और कैसे कैसे 5 जो व्यक्ति थे उन्होंने रशिया के लिए बाहर रह के कैसे कैसे काम किया था। वो अच्छी किताब है, वो मैं रिकमेंड। ठीक बात। मैं 2 रिकमेंडेशन करूंगा। एक तो ईडी की हमने बहुत बात की, तो स्क्रॉल पर सुप्रिया शर्मा और वेरी गुड आर्टिकल, अर्नब सैकिया का एक लेख है, बहुत एक लॉन्ग रिपोर्ट है, हाउ द मोदी गवर्नमेंट हैज वेपनाइज्ड द ईडी टू गो आफ्टर इंडियाज ऑपोजिशन। तो विपक्ष को मटियामेट करने के लिए जो जिस तरह से ईडी को मिसाइल बना दिया है सरकार ने, उसके ऊपर बहुत विस्तृत और केस दर केस बहुत विस्तृत रिपोर्ट है, वो मेरा रिकमेंडेशन है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं एक अपना प्लग करना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने एक प्रयोग किया है और काफ़ी लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जिनकी नज़र में नहीं आया उनके लिए ये है। तू तड़ाक के नाम से हमने टिप्पणी में एक नया सेगमेंट शुरू किया है। तो वो बेसिकली एक इंटरव्यू है और मैं बहुत साफ गोई से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि एक पाकिस्तान का शो, बहुत पॉपुलर शो है, बहुत रहा, लूज टॉक, उससे इंस्पायर होके हमने कुछ करने की कोशिश की है। तो ये 2 मेरे रिकमेंडेशन हैं। और इसके अलावा अभी आपको हम मिलेंगे 15 अगस्त से पहले भी चर्चा का और एक एपिसोड आना है। तो फिर भी आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हृदेश, सुधीर जी और शार्दुल, आप सब लोगों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।